अध्याय 91 स्वामी और दास के बीच पुनर्मी। बाहरी अदालत के अंदर लगभग हर शिष्य ने जो कुछ भी कर रहा था उसे रोक दिया। हरे रंग के कपड़े पहने हुए उस सुंदर छात्र को प्रैक्टिस से मेडिकल हॉल की ओर जाते देखा। रास्ते में जाओ, अफवाहें सच हैं। सुयांग वास्तव में एक इन कोर्ट शिष्य बन गई हैं। वह वास्तव में गहन आत्मा क्षेत्र में हैं। सुयांग को उनके नए संप्रदाय के वीडियो में देखने वाले शिष्यों ने अविश्वास व्यक्त किया और आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि सुयांग के इन कोर्ट शिष्य बनने की खबर पहले से ही व्यापक थी, लेकिन बहुत से लोगों ने भी इस खबर पर विश्वास नहीं किया। हालांकि अब जब उन्होंने सुयांग को अपने इन कोर्ट के शिष्यों में देखा तो वे केवल अपना छोटा सा घोड़ा बना सकते थे और संप्रदाय के अंदर उनकी नई स्थिति को पहचान सकते थे। एन कोई रास्ता नहीं, धिक्कार है। वह अपंग मर्म पहले गहन आत्मा क्षेत्र में कैसे पहुंचा? ये स्वर्ग हमारे साथ एक बुरा मजाक कर रहा होगा। शिष्यों ने अंदर ही अंदर अपनी याचिका में कहा था कि सुयांग को बढ़ावा देना एक बड़ी गलती थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी जोर से नहीं बोला, क्योंकि वे सभी इनकोर्ट शिष्य के रूप में अपनी गहनता नई स्थिति से प्रमुख थे। इस बीच सुयांग ने उस पर निर्देशित अंतर्संबंधों पर ध्यान देने की भी जहमत नहीं बताई, केवल सड़क पर ध्यान समेकन किया। कुछ मिनट बाद वह मेडिसिन हॉल में पहुंचा और जैसे ही उसने दरवाजे में प्रवेश किया, वहां कई पियानो वाली चिल्लाने लगीं। जूनियर आश्रम भाई सू, वे तुम्हारे वस्त्र, वे यहाँ हैं। सुयांग के इन कोर्ट में शिष्य बनने की खबर अभी तक यहाँ मेडिसिन हॉल में नहीं आई थी, इसलिए वहाँ के शिष्यों की हैरान करने वाली प्रतिक्रिया थी। उन्होंने कहा, बेशक वे यहाँ होंगे। मैंने अध्ययन किया है और इन कोर्ट का शिष्य बन गया हूँ। वाह, बधाई हो कनिष्ठ आश्रम भाई सू। क्या जूनियर अप्रेंटिस भाई? वह अब हमारा सीनियर है, वैसे भी वह अमेरिका छोटा है। मेडिसिन हॉल में सभी लड़कियां सुयांग के चारों ओर जमा हो गईं। हर किसी ने बिना सोचा ये कि उसने इस तरह की उपलब्धि कैसे हासिल की, उसे अपनी बधाई दी। इस बीच शिष्या जियाओ, जो पितृसत्ता के समूह में से एकमात्र थी जिसने पहले दिन से ही सुयांग को आकर्षित किया था, उसे अचंभित भाव से देखा था। ऐसा लग रहा था कि वह अचंभित है। हालांकि उसे अभी भी बहुत अच्छा लग रहा था, फिर भी उसके दिल में अफसोस की भावना थी। अफसोस कि उसे अपने करीबियों से मिलने की कोशिश नहीं की। क्या एल्डर लैन यहाँ हैं? मैं अपनी बात करना चाहूंगी, सुयांग ने एक क्षण बाद पूछा। मास्टर, वह आज सुबह कई अन्य संप्रदायों के संतों के साथ किसी प्रकार की बैठक में गया था और अभी तक वापस नहीं लौटा है। बैठक? यह अत्यावश्यक लग रहा था, इसलिए मास्टर बिना कोई शब्द छोड़े चला गया। क्या इसका कारण यह है? सुयांग को आश्चर्य हुआ कि इस मुलाकात का ली कियांग की मौत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसी आशंका बहुत अधिक स्पष्ट है। बहुत अच्छा, फिर मैं बाद में लौट आती हूँ। यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, इसलिए इंतजार किया जा सकता है, उसने जाने से पहले कहा। मेडिसिन हॉल से आगमन के बाद सुयांग संप्रदाय के इन कोर्ट की ओर चल रहा है, जहां इन कोर्ट के सभी शिष्य रहते थे। इन कोर्ट में प्रवेश करने का यह उनका पहला मौका था और इस जगह पर उनकी पहली छाप कमोबेश निराशा वाली थी। जीवंत और हमेशा सक्रिय रहने वाले बाहरी प्रांगण की तुलना में जहां आमतौर पर शिष्यों को उनके घरों के बाहर बातचीत करते और आराम करते देखा जाता है, यह आंतरिक प्रांगण एक परित्यक्त क्षेत्र जैसा था जहां एक भी शिष्य बाहर नहीं था। उस जगह को देखने के लिए थोड़ी देर खड़े रहने के बाद सुयांग ने अपने कदम फिर से शुरू किए और सीधे इन कोर्ट के भीतर एक बड़े क्षेत्र में चले गए, जहां कुछ शिष्यों को केंद्र में इकट्ठा होते देखा जा सकता था। आसपास कम से कम 20 शिष्य खड़े थे और उन सभी ने हरे वस्त्र पहने थे, जिसका अर्थ था कि वे सभी उसके जैसे इन कोर्ट के शिष्य थे। जब सुयांग ने वहां शिष्यों को देखा तो उन्होंने भी उस पर ध्यान दिया और वे सभी एक साथ उसकी ओर देखने लगे। वह कौन है? मैं पहली बार उसका चेहरा यहाँ देख रहा हूँ। मैंने उसका चेहरा भी पहले कभी नहीं देखा। एक नया इन कोर्ट शिष्य। ये कैसे संभव है कि हम में से किसी ने भी उसके बारे में नहीं सुना है, जबकि वह स्पष्ट रूप से हम में से एक बनने के लिए पर्याप्त प्रतिभाशाली है। इन कोर्ट के सभी शिष्यों ने उनकी ओर रुचि भरी दृष्टि से देखा। आमतौर पर किसी भी बाहरी कोर्ट के शिष्य के इन कोर्ट के शिष्य बनने से पहले उनका नाम इन कोर्ट के शिष्यों को पहले से ही पता चल जाता है, क्योंकि केवल वे ही जो काफ़ी प्रतिभाशाली हैं संभवतः उनमें से एक बन सकते हैं, और ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उनके कानों में प्रवेश करेंगे, इससे पहले कि वह उनमें से एक बन जाए। हालांकि सुयांग अचानक ही इन कोर्ट का शिष्य बन गया और वह आउटर कोर्ट के भीतर एक बेकार अपंग होने के लिए जाना जाता था, इसलिए यह अजीब नहीं था कि इन कोर्ट के शिष्य, वे लोग जो केवल प्रतिभाशाली लोगों की परवाह करते हैं, ने ऐसा नहीं किया। उसके बारे में नहीं पता। वह सुयांग। हालांकि वहां हर कोई सुयांग के चेहरे को नहीं जानता था, क्योंकि वहां स्पष्ट रूप से कोई था जो उसकी पहचान से अवगत था। आप उसे जानते हैं? वहां के आंतरिक दरबार के शिष्यों ने उस युवती की ओर देखा जो अभी अभी आश्चर्यचकित स्वर में बहुत जोर से बोली थी। युवती को बस यह एहसास हुआ कि उसने गलती से उसका नाम जोर से कहा था और उसका चेहरा लाल हो गया। इस युवा महिला के चेहरे पर एक परेशान अभिव्यक्ति दिखाई दी। वह स्पष्ट रूप से खुद को सुयांग के साथ जोड़ना नहीं चाहती थी, खासकर तब नहीं जब उसके सभी दोस्त वहां मौजूद थे।
जब सू यांग ने पहली बार उसका जाना पहचाना चेहरा देखा तो उसने तुरंत उसकी पहचान ली और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वह समूह के पास धीमी और स्थिर गति से आने लगा, समूह के रूप में उनकी डरावनी उपस्थिति से अप्रभावित लग रहा था। एक बार जब वह इनर कोर्ट के शिष्यों के समूह के सामने पहुंचे, या अधिक सटीक रूप से उस युवा महिला ने जिसने उनका नाम पुकारा था, तो उन्होंने ईमानदारी से सिर झुकाया और सम्मानजनक स्वर में कहा, थोड़ी देर हो गई है मास्टर। इनर कोर्ट के शिष्यों ने सू यांग और युवा महिला को देखा और कुछ पल सोचने के बाद उन्हें अंततः स्थिति का एहसास हुआ। तो वह हमेशा आपका नौकर है, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन ली। हा, हालांकि मैंने इसे कई बार देखा है, फिर भी यह मेरा मनोरंजन करने में कभी असफल नहीं होता, दूसरों को अपना गुलाम बनाने की आपकी आदत। आसपास के शिष्य जोर जोर से हंसने लगे। वह युवा महिला, जो वास्तव में ली जियाओमो थी, उनके शब्दों पर अत्यधिक पसीना बहाने लगी और उसे सू यांग को वश में करने की कोशिश की सारी यादें केवल उसके द्वारा जीत लिया जाना शीघ्र ही उसके सिर पर लौट आया। अध्याय 92। क्या अब आपको अपने किए पर पछतावा हो रहा है? क्या हुआ मास्टर, आप मेरे बारे में पहले ही क्या भूल गए हैं? सू यांग ने ली जियाओमो से बात करने की पहली बार जब वह अवाक लग रही थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं सू यांग? और आपके कपड़े, अब आप इनर कोर्ट के शिष्य हैं। सू यांग से बात करते समय ली जियाओमो ने जिस कर्मचारी का इस्तेमाल किया, वह ऐसा नहीं था कि कोई मालिक अपने नौकर से बात कर रहा हो, और इसके बजाय वह अधिक संयमित लग रहा था। लगभग ऐसा ही लग रहा था मानो वह अपने से ऊपर थी के किसी व्यक्ति से बात कर रही हो, लेकिन वह इसे इतना स्पष्ट नहीं करना चाहता था। ये सब आपकी वजह से है मास्टर। अगर यह आपकी मदद नहीं करता है तो मैं यहाँ कभी भी गरीबों तक नहीं पहुँच पाऊंगा। सू यांग ने अपने साथ ऐसा व्यवहार जारी रखा जैसे कि वह उसका मास्टर था, यहाँ तक कि उसने झूठ बोलने के लिए कुछ झूठ भी बोला। उसके लिए चीज़ें कठिन हैं। वरिष्ठ आश्रम बहन ली, आप अपने इस नौकर का परिचय हमसे पहले ही नहीं कराएं, किसी ने अचानक आकाशवाणी से कहा, और आसपास के शिष्यों ने हिलाया सिर। ली जियाओमो ने अपने चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव के साथ आसपास के शिष्यों को देखा और मन ही मन उनमें से हर एक कोस रही थी। एक और क्षण की शैलियां के बाद ली जियाओमो ने एक सुंदर मस्कारा दिखाया और कहा, जूनियर टीचर भाईसू, क्या आप मुझे इस तरह क्यों सिखाते हैं? आपने यहाँ हर किसी को विश्वास दिलाया है कि आप मेरे नौकर हैं, जो सच्चाई से हैं बहुत दूर है। उद्धरण एएस पासा के शिष्यों की मुस्कान फी की पोस्ट की गई, और यह महसूस करने के बाद कि वह सभी ने खेला है, उन्होंने सू यांग को तेज नजरों से देखा। कितना उबकाए, तुम सच में कोई चमत्कार नहीं हो ली जियाओमो। सू यांग ने अपना सिर हिलाया और निराश महसूस किया कि वह उसके साथ नहीं है। ली जियाओमो, वहाँ कुछ शिष्यों ने सू यांग की मूर्तियों को व्यक्तित्व के आधार पर चित्रित करने के तरीके से तैयार किया, यहाँ तक कि उन्हें उनके पूरे नाम से भी पुकारा गया। इससे दोनों को अंतिमा का एहसास हुआ, और गुप्त रूप से वहाँ के कुछ लोगों ने नाराज कर दिया, जो ली जियाओमो के प्रति एक निश्चित विचार रखते थे, जो इनर कोर्ट के शिष्यों के बीच सबसे लोकप्रिय थे। तुम कौन हो नए बच्चे? क्या तुम इनर कोर्ट में बुजुर्ग बत्रा सिस्टर ली की पृष्ठभूमि नहीं जानते हो? लंबे बालों और तीक्ष्ण बालों वाला एक सुंदर युवा सू यांग को अमित्र दृष्टि से देखते हुए जोर से बोला। जूनियर आश्रम भाई गो, ली जियाओमो ने उस व्यक्ति की ओर जिसने अपनी उंगली सिकोड़ ली अभी बात की थी, जिससे उसे और भी अधिक नकली महसूस हुआ। वरिष्ठ आश्रम बहन ली ने नवागंतुक की रक्षा की। जब शिष्यों ने ये देखा तो सू यांग ने अपनी रुचि के विज्ञान की खोज की। ली जियाओमो अपने व्यवहार के लिए जाना जाता है, इसलिए किसी का बचाव करने के लिए अपने रास्ते से बाहर जाने के लिए उस व्यक्ति के पास किसी प्रकार की विशेष पृष्ठभूमि होनी चाहिए जिसका उसे भी सम्मान करना होगा। वैसे भी ली जियाओमो ने अपना ग्लास साफ किया और अपना ध्यान सू यांग की ओर से लगाया। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सू यांग ने आसपास के शिष्यों की ओर देखा और कहा, यह उसके लिए सभास्थल है ना? अन्यथा मैं यहाँ क्यों होता? क्या आप भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं? इस खुलासे से न केवल ली जियाओमो हैरान रह गए, बल्कि अन्य शिष्य भी स्तब्ध रह गए। यह असंभव है, आप स्पष्ट रूप से एक नए इनर कोर्ट शिष्य हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपको इसके लिए चुना जा सके। बू उपनाम वाले शिष्य ने चिल्लाकर कहा, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? कोई व्यक्ति जो हाल ही में इनर कोर्ट का शिष्य बना है, संप्रदाय की प्रतिष्ठा को कायम रखने वाले इस कार्यक्रम में कैसे भाग ले सकता है? किस योग्यता के आधार पर? जूनियर प्रशिक्षु भाईसू, केवल इनर कोर्ट शिष्य के रूप में पर्याप्त अनुभव वाले लोग ही इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, फिर भी आपके यहाँ होने का कोई मतलब नहीं है। ली जियाओमो ने आंशिक रूप से उसे समझाया कि हर कोई वहाँ क्यों है, हैरान था। क्या मेरे लिए यहाँ होना सचमुच इतना आश्चर्यजनक है? सू यांग ने लापरवाही से कंधे उचकाए। जहाँ तक मेरी योग्यता का सवाल है। उन्होंने ली जियाओमो की ओर देखा और जारी रखा, ली जियाओमो को अपने अनुभवों के आधार पर पता होना चाहिए कि मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए योग्य हूँ या नहीं। जैसे ही ली जियाओमो को उसके शब्दों के पीछे का अर्थ समझ में आया, वह तुरंत शर्मा गई और यहाँ तक कि उसका शरीर भी गर्म महसूस करके प्रतिक्रिया करने लगा।
क्या? जहां तक अन्य शिष्यों की बात है तो उनकी आंखें सदमे से फैल गईं। उनमें से कुछ को तो ऐसा महसूस हुआ मानो उनके दिल पर किसी अदृश्य हथौड़े से वार किया जा रहा हो। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन ली, निश्चित रूप से वह पाद रहा होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपने उसके साथ ऐसा किया हो, बू उपनाम वाले ने अविश्वास में कहा। ये सही है। अन्य शिष्यों ने भी शामिल होने का निर्णय लिया। आखिरकार आपके पास पहले से ही है। चुप रहो। बेशक वह सिर्फ तुम सबके साथ मजाक कर रहा है, ली जियोमो अचानक चिल्लाया। वह स्थान तुरंत शांत हो गया, और जैसे ही कोई सुयान को उसके अरुचिकर चुटकुलों के लिए कोसने में सक्षम हुआ, किसी के अपना गला साफ करने की आवाज़ गूंज उठी। ये कुलमाता है। वहां मौजूद शिष्य तेजी से एक एक करके निकट आ रहे लियू लांजी को प्रणाम करने लगे। ये शिष्य कुलमाता को नमस्कार करता है। लियू लांजी ने सिर हिलाया। हालांकि जब उसने सुयान को देखा जो अपने चेहरे पर उदासीन भाव के साथ वहीं खड़ा था, तो लियू लांजी ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, मैं देख रहा हूं कि जब से हम आखिरी बार मिले थे तब से तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बदला है, अभी भी अपने बड़ों के प्रति उतना ही अपमानजनक है जितना कि हमेशा। सुयांग ने अपनी टिप्पणी के संबंध में कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहीं खड़ी रहीं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर लियू लांजी की भौहें चढ़ गईं। क्या उसने नहीं सुना कि वहां मौजूद अन्य लोग उसे क्या कह रहे थे, या क्या उसकी वास्तविक स्थिति जानने के बाद उसका शरीर और चेहरा सदमे से अकड़ गया था? क्योंकि लियू लांजी ने परीक्षा हॉल में सुयांग के सामने कुलमाता के रूप में अपनी पहचान उजागर नहीं की थी। उनका मानना था कि सुयांग ने उन्हें केवल एक संप्रदाय के बुजुर्ग के रूप में देखा था और कुलमाता के रूप में उनकी असली पहचान के बारे में कोई सुराग नहीं था। वह कैसे? सुयांग, क्या तुम इतने सदमे में हो कि ठीक से प्रतिक्रिया भी नहीं कर पा रही हो? लियू लांजी मन ही मन हंसे। परीक्षा हॉल के अंदर भावुक सत्र के बाद लियू लांजी हमेशा उसके साथ किए गए उसके लिए उसे वापस भुगतान करने का एक तरीका ढूंढ रहा है, और उसका बदला लेने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि वह अचानक संप्रदाय की कुलमाता के रूप में सामने आ जाए। लेकिन अफसोस लियू लांजी के लिए यह बहुत बुरा था कि सुयांग ने उसे देखते ही उसकी असली पहचान का अनुमान लगा लिया था। अरे, अगर उसे पता होता कि सुयांग वास्तव में वर्तमान कुलपति है, तो कौन जानता है कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगी। तुम्हें देखो, इतनी छोटी सी बात पर हैरान होकर अवाक रह गए। लियू लांजी ने अचानक अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उस पर मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या अब तुम्हें परीक्षा भवन में अपने किए पर पछतावा हो रहा है? अध्याय 93। यह वेश्यावृत्ति नहीं है। जब सुयांग ने लियू लांजी की बातें सुनी तो उसने लगभग हंसते हुए बोला कि वह अपने अनुमानों में कितनी हास्यास्पद गलत थी। परीक्षा हॉल में जो कुछ हुआ उसके बाद भी आप में इतनी गहराई के साथ बोलने का साहस है। आपके पास कोई चेहरा नहीं है। सुयांग ने अपना सिर हिलाया। उनके शब्दों ने वहां मौजूद शिष्यों को चौंका दिया। संप्रदाय की कुलमाता के प्रति इस तरह के असम्मानजनक लौंडे का इस्तेमाल किया जाता है? क्या इस व्यक्ति के पास स्टील से बनी गेंदें हैं या ऐसा कुछ है? दुस्साहस, बू उपनाम वाले ने जोर से कहा। आपको क्या लगता है कि आप किससे बात कर रहे हैं? आपने केवल कुलमाता के सिद्धांतों को अस्वीकार नहीं किया है, बल्कि क्या आपने उनके प्रति ऐसा अनादर तोड़ का साहस दिखाया है? क्या आप भी इस संप्रदाय के अनुयायी हैं? सुयांग ने गुंडा एनालॉग वाले सुंदर युवा को देखा और उसके शरीर पर हरे कपड़ों को देखने के लिए सिर अपना नीचे ले लिया। क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम मेरे कपड़े नहीं देख सकते? यदि मैं यहाँ शिष्य नहीं हूँ तो फिर क्या हूँ? उन्होंने उपहास के स्वर में कहा, विभिन्न उपकरणों से लाल हो गया। मैं स्वर्ग की शपथ लेता हूँ कि अगर मैं ऐसा नहीं रहूँगा। पर्याप्त, लियू लांजी ने दोनों को टोकते हुए कहा, मुझे पहले ही कार्यक्रम में देर हो चुकी है क्योंकि मुझे एक बैठक में हिस्सा लिया गया था। अभी आपके छोटे खेलों के लिए समय नहीं है। यदि आप बहस करना चाहते हैं तो बाद में करें। उद्धरण चिन्ह चे। आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, लेकिन ये सब खत्म होने तक इंतजार करें। बू एनालॉग वाले शिष्य ने उसे दूर जाने से पहले सुयांग को अपने दांतों के टुकड़े के लिए अनहेल्दी करने के लिए कहा। उसके खतरे से भयभीत सुयांग ने एक भी बानाह नहीं किया, क्योंकि ऐसी कोकली खतरे के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण थी। एक क्षण बाद लियू लांजी ने आगे कहा, वैसे भी चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस में जाने से पहले मैं आप सभी को स्थिति के बारे में जानकारी दे दूं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सभी यहाँ किसी अन्य संप्रदाय के बुजुर्ग या मेरे द्वारा चुना गया था, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप संप्रदाय को निराश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे संप्रदाय के स्रोत और प्रतिष्ठा इस आयोजन का एक बड़ा हिस्सा हैं। अगली बात यह है कि यहाँ महिला पुरुष अनुपात स्पष्ट रूप से शामिल है। यहाँ कार्यस्थल में 2/3 महिलाएं हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज यहाँ आने वाले कुल मिलाकर ज़्यादातर पुरुष हैं, इसलिए अतिथि दिवस के लिए दोस्त को आमंत्रित करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जहाँ तक पुरुषों की बात है, आप सभी को पहले से ही पता होना चाहिए कि क्या होगा, है ना? हाँ, कुलमाता। वहाँ मौजूद पुरुष शिष्यों ने एक दूसरे को गहरे अंतर्विरोधों से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ मौजूद हर कोई प्रतिद्वंद्वी बन गया हो।
इस कार्यक्रम में केवल कुछ ही महिलाएं शामिल हैं, इसलिए यदि वह ध्यान आकर्षित करना चाहती है तो इन पुरुष शिष्यों को अगले माता पिता के लिए अपनी ताकत का उपयोग करना होगा। जहां तक घटना की बात है, कुलमाता सु यांग ने अचानक उठाया अपना हाथ। यह क्या है? लियू लांजी ने उसकी ओर देखा और पूछा। हालांकि मुझे इस बात का अंदाजा है कि इस कार्यक्रम में क्या शामिल है, निमंत्रण का विवरण बिल्कुल स्पष्ट नहीं था। ओह, ठीक है, ये पहली बार होगा जब आपने इस घटना के बारे में सुना होगा, क्योंकि पिछली घटना आपके शामिल होने से 1 साल पहले हुई थी। लियू लांजी ने सिर हिलाया और उसने जारी रखा, हमारा प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय संसाधन जुटाने और हमारे संप्रदाय के निकट संप्रदायों और परिवारों के साथ संबंध बनाने के लिए हर 1 से 2 साल में इस कार्यक्रम का आयोजन करेगा, और ये संप्रदाय और परिवार जिन्हें हमने आमंत्रित किया है वे अपने साथ ला सकते हैं। उनके साथ अधिकतम 2 प्रमुख शिष्य या वंशज हैं जिनका सार अभी भी हमारे प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के शिष्यों के साथ विकसित करने के लिए बरकरार है। उसका स्पष्टीकरण सुनकर सु यांग केवल वेश्यावृत्ति के बारे में सोच सकती थी, क्योंकि यौन गतिविधियों से जुड़ी सेवाओं के लिए एक पक्ष को दूसरे पक्ष को भुगतान करना पड़ता था। क्या तुम वास्तव में मुझे दूसरों से वेश्यावृत्ति कराने का साहस कर रहे हो? सु यांग अवाक रह गई। उन्हें प्राप्त जेड पर्ची में केवल चुने हुए लोगों द्वारा अपनी तकनीकों को दिखाकर संप्रदाय की प्रतिष्ठा में सुधार करने के बारे में उल्लेख किया गया था और वेश्यावृत्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। लियू लांजी ने उनके शब्दों के चयन पर भौहें चढ़ा दी और उन्होंने कहा, ये वेश्यावृत्ति नहीं है। ये संप्रदाय अपने शिष्यों को प्रतिभाशाली व्यक्तियों से यिन और यांग सार देकर सहायता करता है। न केवल हमारे शिष्य बढ़ेंगे, बल्कि हमारा संप्रदाय भी बन जाएगा अधिक अमीर। इसके अतिरिक्त कोई भी आपको एक साथी चुनने के लिए मजबूर नहीं करेगा। यदि आपको अपना समय मांगने वाला व्यक्ति पसंद नहीं है तो आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं। सु यांग उसके तर्क पर अवाक रह गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे समझाया, संसाधनों के बदले अपने शरीर के आदान प्रदान की इस पद्धति को मूल रूप से वेश्यावृत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। भले ही उसने ये कहकर अपना असली इरादा छिपा लिया हो कि इससे शिष्यों को लाभ होता है, फिर भी उन्हें खेती करने के लिए भुगतान किया जा रहा है। कोष्टक, यह मूलतः कृषक वेश्यावृत्ति है। ये हास्यास्पद है। अगर मैं इस प्रहसन में भाग लूंगा तो मुझे बहुत नुकसान होगा। सु यांग घूमी और दूर जाने लगी। वह अत्यंत गौरव और गरिमा वाला व्यक्ति था और उसके जैसे व्यक्ति के लिए अपना शरीर बेचने का विचार अकल्पनीय था। हालांकि ऐसा नहीं था कि इससे पहले किसी ने उसे बिस्तर पर बिताए समय के बदले में धन की पेशकश नहीं की थी। नरक, उसके पिछले जीवन में ऐसे अनगिनत अवसर थे जब कोई उसे उसकी सेवाओं के लिए स्वर्गीय खजाने और दिव्य जड़ी बूटियां प्रदान करता था। ये भी कई कारणों में से एक है कि क्यों सु यांग अपने शुरुआती दिनों में अपने ग्राहकों की मालिश करने से आगे नहीं बढ़े, क्योंकि वह वेश्यावृत्ति जैसी किसी भी चीज से घृणा करते थे। सु यांग, लियू लांजी को उससे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी और जब वह चलने के लिए मुड़ा तो वह चौंक गया। हालांकि इस आयोजन के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं थी, लेकिन उनकी ईश्वर जैसी तकनीकें निश्चित रूप से संप्रदाय की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी, और लियू लांजी अपने संप्रदाय के उत्थान के लिए ऐसे अवसर को बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं थे। एक पल इंतजार करें। लियू लांजी ने तुरंत सु यांग का पीछा किया, जो पहले से ही समूह से बहुत दूर थी। शिष्य इस स्थिति से चकित थे। कुलमाता ऐसे असभ्य बच्चे का पीछा क्यों करेगी? यदि वह छोड़ना चाहता है और आसान फसल से चूक जाना चाहता है तो उसे जाने देना चाहिए। इसका मतलब पुरुषों के लिए भी कम प्रतिस्पर्धा होगी। अध्याय 94 जीवन शक्ति की जड़। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो, सु यांग? लियू लांजी ने सु यांग के सामने अपना रास्ता रोक दिया और उन्होंने अप्रसन्न भाव से उनकी ओर देखा। मैं इस कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा, मेरी गरिमा इसके अनुरूप नहीं है, उन्होंने भाव से कहा। फिर भी उनकी आवाज़ बर्फ की तरह की पात थी। अगर इसमें कोई भुगतान शामिल नहीं है तो मुझे वापस जाने की आदत नहीं है। ऐया, लियू लांजी ने जोर से कहा, आप इतनी जिद्दी क्यों हो रहे हैं? लेकिन मैं बता रहा हूं कि यह वेश्यावृत्ति आपके लिए नहीं है। बेशक हमें इस कार्यक्रम के लिए हमारे आवेदकों द्वारा भुगतान किया जा रहा है और इससे ऐसा अनोखा हो सकता है वे ही इन भुगतानों की प्रतिबद्धता रखते हैं, कर रहे हैं, और संप्रदाय की स्थापना के बाद से हमेशा ऐसा ही हो रहा है। मुझे इस तरह की संप्रदाय में भाग लेने से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यह इसकी प्रकृति है। हालांकि इसमें कोई लेना देना नहीं है कि मैं भाग लेने से इनकार क्यों करता हूं। सु यांग ने लियू लांजी के चारों ओर कहा। लियू लांजी को इस समय अपने शरीर से टूटा हुआ महसूस हो रहा था। वह अपने बुजुर्गों के प्रति इतना असम्मानजनक कैसे हो सकता है, इस संप्रदाय के कुलपिता के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं। उसने कभी किसी शिष्य को उसके जैसा बेवकूफ़ नहीं देखा। हालांकि वास्तव में वह सु यांग के साथ व्यवहार करने से घृणा करती है। वह उसकी कंपनी की भी इतनी ही प्रशंसा करती थी, यदि वह और भी अधिक नहीं करती। इसे पकड़ो। लियू लांजी ने फिर अपनी राह छोड़ी और फिर उसे मनाना शुरू कर दिया। फिर यह कैसा? आप संप्रदाय के लिए इसमें भाग नहीं ले रहे हैं और इसके बजाय मेरे लिए भाग। सु यांग ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी हथियार को देख रहा हो और जा रहा हो।
हालांकि इससे पहले कि वह वास्तव में कहीं भी जा पाता था, लियू लैंजी ने उसे फिर से रोक दिया था और वह उससे मनाती रही थी। ठीक है, फिर भी मैंने सभी पक्षों को अपना भुगतान वापस कर दिया। अब आप क्या रोकेंगे? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसके अजीब व्यवहार को देखकर सू यांग चुप रही, जिससे लियू लांजी को डर लग गया। उनसे इतनी दूर जाने का एकमात्र कारण ये था कि यहाँ एक बार पहली जिस बैठक में वह शामिल हुए थे उसी दौरान क्या हुआ था। बैठक में संप्रदाय के लगभग हर संप्रदाय के बुजुर्ग शामिल थे और अध्ययनकर्ता लियू लांजी ने सभी को ली कियान की मृत्यु के बारे में बताया, जिन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को बहुत चौंका दिया। और हालांकि कुछ समय लगा, जब वहां मौजूद सभी लोगों ने अपने दिमाग को शांत किया और शांत हो गए, तो उन्होंने एक नए और अज्ञात पितृत्व की स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। बैठक के अंत में, संक्षेप में, संप्रदाय ने एक नए पितृत्व को तैयार करने की प्रक्रिया की योजना कुछ साल पहले शुरू करने का निर्णय लिया है। और स्वाभाविक रूप से, लियू लांजी ने सू यांग की ईश्वर जैसी प्रौद्योगिकी का अनुभव करने के बाद, वह प्रतिभाशाली लोगों की अपनी सूची में सुप्रीम क्लास में से एक बन गए, जो भविष्य के स्तर के रूप में तैयार होने के लिए उपयुक्त हैं। आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं इस कार्यक्रम में भाग लूं? हो, क्या इसका कोई विशेष कारण है कि आप मुझे यहाँ रुकने के लिए इतने दृढ़ संकल्पित हैं? नहीं, इसे भूल जाए। सू यांग ने इसके बजाय चुप रहने का फैसला किया, क्योंकि वह पहले से ही उसके आंतरिक विचारों का अनुमान लगा सकता था। चूंकि आप मुझे इस छोटे से कार्यक्रम में भाग लेने पर अड़े हुए हैं, इस हद तक कि आप इतना सारा संसाधन बर्बाद करने को तैयार हैं, मुझे लगता है कि मैं इसे जांचने के लिए कुछ समय निकाल सकता हूं। क्या इसका मतलब यह है? हालांकि मेरा एक और अनुरोध है, उन्होंने अचानक कहा। आप अभी भी मुझसे और अधिक चाहते हैं? निश्चित रूप से, ये प्रसिद्ध कहावत होगी, 1 इंच दो और वे 1 मील ले लेंगे। ये वास्तव में बहुत अधिक नहीं है। मैं केवल कुछ दिनों के लिए खेती करने के लिए यिन यांग मंडप का उपयोग करना चाहता हूँ। क्या आप यिन यांग मंडप का उपयोग करना चाहते हैं? यह असंभव है। भले ही मैं इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दूं कि केवल संप्रदाय के गुरुओं को यिन यांग मंडप का उपयोग करने की अनुमति है, पितृसत्ता कभी भी इसकी अनुमति नहीं देगी, लियू लांजी ने कहा। हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से उसे यिन यांग मंडप उधार देने में कोई आपत्ति नहीं करेगी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि सू यांग, जो अपने बड़ों के प्रति असम्मानजनक होने के लिए जाना जाता था, नए पितृसत्ता एक सन की स्वभाव वाले व्यक्ति को परेशान करे। कौन जानता है कि यदि सू यांग ने उसे नाराज कर दिया तो पितृसत्ता क्या करेगी? यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि सू यांग भी अगले पितृसत्ता के लिए एक उम्मीदवार थे, और यह एक दुखद घटना होगी यदि वह इस तरह से मर गए। हालांकि, लियू लांजी ने आगे कहा, जब तक आप चाहें, मैं आपको चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस का उपयोग करने का विशेषाधिकार दे सकता हूं। बेशक ये सब मुफ्त है। आज आप बहुत उदार हो रही हैं, मात्र सत्ता। क्या आप आज सुबह बिस्तर के दाहिनी ओर उठे थे? सू यांग ने हंसते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियू लांजी निःशब्द हो गए। वह नहीं जानती थी कि उसे कैसे जवाब देना है, इसलिए उसने उनकी बातचीत यहीं समाप्त करने का फैसला किया। इस बीच सभी शिष्यों को आश्चर्य हुआ कि वे इतनी देर तक किस बारे में बात कर रहे थे। यदि सही ढंग से याद किया जाए तो क्या वे पहले ही कार्यक्रम में काफ़ी देर से नहीं पहुंचे थे? यदि मेहमानों को बहुत देर तक इंतजार कराया गया तो वे शायद आज के दिन के बारे में भूल जाएंगे और चले जाएंगे। जब लियू लांजी ने अंततः सू यांग का साथ छोड़ दिया और अन्य शिष्यों के पास लौट आई, तो वह उन्हें चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस की ओर ले जाने लगी। चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस इन कोर्ट के केंद्र के पास एक छोटी सी घाटी में स्थित था। एक बार जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो शिष्यों के समूह का स्वागत 9 मंजिला ऊंची इमारत के आकार के एक छोटे से पहाड़ ने किया, जिसमें पहाड़ के चारों ओर 5 गुफाएं थीं। तो यह आलिंगन का कक्ष है। सू यांग ने अपने सामने छोटे, साधारण पहाड़ पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यदि कोई इसे सामान्य रूप से देखता है तो ये पर्वत अपने असामान्य छोटे आकार के बावजूद किसी भी अन्य पर्वत से अलग नहीं दिखता है। हालांकि जब सू यांग ने उस स्थान को देखने के लिए अपनी सर्वदर्शन दिव्य आंखों का उपयोग किया तो उसे इस आलिंगन कक्ष के भीतर जो मिला उससे सुखद आश्चर्य हुआ। जीवन शक्ति की जड़, यह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ी है, वह खुद से बुदबुदाया। छोटे पहाड़ और उसके 5 प्रवेश द्वारों के अलावा चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस के बगल में बड़े खुले क्षेत्र में भी कुछ दर्जन लोग खड़े थे। और एक बार जब सू यांग और अन्य लोग उस स्थान पर पहुंचे तो वे सभी चमकती आंखों से उनकी ओर देखने लगे, इतने सारे सुंदर युवा पुरुषों और सुंदर युवा महिलाओं को देखने के लिए स्पष्ट रूप से उत्साहित थे। अध्याय 95 आलिंगन कक्ष 1। जब अख्तर ने देखा कि शिष्यों का समूह उनकी ओर आ रहा है तो उनका जोर जोर से दिल लग गया, क्योंकि वे आज उस समूह में से किसी को गले लगा रहे होंगे। जैसा कि प्रोफाउंड ब्लॉसम समुदाय से प्रतिस्पर्धा की जाती है, उनकी उपस्थिति वास्तव में पूर्वी महाद्वीप के अंदर सबसे अच्छी है। एक मेहमान ने महरूम की, मैंने एक ही जगह पर एक साथ इतनी सारी टॉप सुंदरियां कभी नहीं देखीं। ग्रुप के एक युवा को पहले अपने छोटे भाई की ओर से खून बहता हुआ महसूस हो रहा था। सच तो यह है कि वहां उपस्थित अधिकांश अतिथियों को पहले से ही शिष्यों के समूह को देखकर तीव्र अनुभूति हो रही थी।
विरोधियों को देखकर लियू लांजी ने कहा, मैं देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और यात्रा हम पहले से ही तय समय से पीछे हैं, इसलिए मैं दर्शन परिचय छोड़ दूंगा। आज मैं जिन शिष्यों को लेकर आया हूँ वे सभी आनंद की कला में कलाकार हैं और अपने वर्ग में सबसे अनुभवी हैं। यदि आप अपनी पसंद के अनुसार किसी को देखते हैं तो आप उस व्यक्ति के पास जा सकते हैं और उनके समय के लिए आप कर सकते हैं। हालांकि ध्यान दें कि मैं उन्हें आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और अस्वीकार करने की संभावना नहीं है। बात देखने के बाद लियू लांजी भीड़ ने अपने शिष्यों को बेहतर ढंग से देखने की अनुमति देने के लिए अपने पीछे हटना शुरू कर दिया। जहां तक स्वयं शिष्यों की बात है, वे स्वयं को एक दूसरे से अलग करने के लिए एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। एकमात्र व्यक्ति जो हिला नहीं वह सु यांग था। वह बस यूं ही वहां खड़ा था, ऐसे देख रहा था जैसे वह सिर्फ एक दर्शक हो। मेहमान तुरंत एक दूसरे से बात करने लगे। यांग मास्टर, दाहिनी ओर की उस प्राकृतिक शैली के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे लगा कि वह आपकी रुचि के अनुकूल है। बेशक, कुछ होने की स्थिति में मछुआरों के रूप में अभिभावक और संप्रदाय के बुजुर्ग भी शामिल थे। बच्ची बहन माँ, आप लंबे काले बालों वाले उस युवा के बारे में क्या सोचती हैं? स्पष्ट रूप से वह उन सभी में सबसे सुंदर है। शामिल महिलाओं ने तुरंत यांग को देखा कि बाकी लोगों की तुलना में उनकी बहुत अच्छी उपस्थिति थी, क्योंकि एक दुखते आलोचक की तरह खड़ा था। मैं उसे अपने दोस्त के रूप में अंकित पसंद करूंगा, लेकिन इसमें कुछ सैद्धांतिक बातें हैं। आप भी ऐसे दिखते हैं। इस दौरान आपत्तियों में से कई लोग सु यांग को शामिल करना चाहते थे, लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी था जिसने उन्हें पास जाने से रोक दिया। ऐसा लगता था जैसे उसके चारों ओर एक अदृश्य बाधा थी जो दूर से लिखी गई थी। कार्यक्रम शुरू होने के कुछ मिनट बाद पहला व्यक्ति आगे बढ़ा। वह बड़े कद और औसत से थोड़ा ऊपर के चेहरे वाला एक युवा व्यक्ति था और प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के अधिकांश पुरुषों के विपरीत उसके संगीतकारों में नसें उभरी हुई थीं। एक बॉडी रिफाइनर। सु यांग ने तुरंत ही युवाओं की साधना तकनीक को पहचान लिया। हालांकि बॉडी रिफाइनर्स को कठोर और भारी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इसलिए वे विशेष रूप से कल्टीवेटर से बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। जहां तक सु यांग का सवाल है, जिसका शरीर बॉडी रिफाइनर के लिए बहुत पतला और सुंदर था, ये सब उसकी अनूठी साधना तकनीक के कारण था। बड़ी मांसपेशियों वाला ये युवक समूह में सबसे छोटी काया वाली महिला शिष्य के पास पहुंचा, जिससे वहां मौजूद कई लोग हक्के बक्के रह गए। मैं प्राथमिक आत्मा क्षेत्र के चरम चरणों में एक बॉडी रिफाइनर हूँ। क्या मैं आज इस सुंदरता से उसके समय के लिए अनुरोध कर सकता हूँ? वह युवक अपने कठोर दिखने वाले शरीर के बावजूद सुरुचिपूर्ण ढंग से झुका। महिला शिष्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए उसकी ओर देखा। नो वेल बिन। उसकी स्वीकृति देखकर युवक का चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठा। लियू लांजी ने उन दोनों की ओर सिर हिलाया और कहा, आप दोनों किसी भी एक कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। आपको केवल एक सत्र के अंदर जाने की अनुमति है, लेकिन सत्र के लिए कोई समय सीमा नहीं है। चाहे आप 1 मिनट, 1 घंटा या पूरा दिन, इसे एक सत्र माना जाता है जब आप दोनों एक बार अपने शरीर के भीतर क्यूई जारी करते हैं। क्या आपके कोई प्रश्न हैं? क्या होगा यदि दोनों में से केवल एक ही रिलीज करने में सफल हो? लियू लांजी ने कहा, तब तक ये जारी रहेगा जब तक कि वे दोनों अपनी अपनी क्यूई जारी नहीं कर देते। और यद्यपि मैंने निमंत्रण के दौरान पहले ही नियम निर्धारित कर दिए हैं, मैं इसे यहाँ फिर से दोहराऊंगा। आपको किसी भी तरह, आकार या रूप में मेरे शिष्यों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। जहां तक कच्चे नाटकों की बात है, वह यही होगा मेरे शिष्यों का विवेक। मेहमानों ने उसकी बात पर सिर हिलाया और पहले 2 उपलब्ध 5 कक्षों में से एक की ओर जाने लगे। पहली जोड़ी के चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस में प्रवेश करने के बाद अन्य मेहमान तुरंत अन्य प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के शिष्यों के पास इस डर से पहुंचे कि कहीं उसे कोई दूसरा न छीन ले। आगे बढ़ने वाला दूसरा व्यक्ति औसत शक्ल सूरत वाला एक युवक था। हालांकि उनके औसत लुक को बाहरी दुनिया ने रेटिंग दी थी। यदि उसे प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के मानकों के तहत वर्गीकृत किया गया था, तो वह औसत से काफ़ी नीचे होगा, यहाँ तक कि बदसूरत भी। मेरा नाम मिंग ली है और मैं गहन आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर पर हूँ। नहीं धन्यवाद। जिस महिला शिष्य के साथ वह युवक अदालत जाने की कोशिश कर रहा था, उसने उसकी सजा पूरी होने से पहले ही उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे वह न केवल हक्का बक्का रह गया, बल्कि शर्मिंदा भी हुआ। उसके लिए ये सोचना कि वह हमारी वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन ली को अपने बेकार रूप से आकर्षित कर सकता है, कितना मूर्ख है। प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के शिष्यों ने युवक के प्रयास पर अपने दिल के अंदर ठंडी खर्राटे लीं। ली जियाओमो का इनकार सुनने के बाद युवक शर्म से सिर झुकाकर वापस चला गया। हालांकि लियू लांजी ने इसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन स्वाभाविक रूप से कुछ मेहमान ऐसे होंगे जिन्हें आज कोई खेती करने वाला साथी नहीं मिल पाएगा। इस बीच ली जियाओमो ने युवक को मना करने के बाद कनखियों से सु यांग की ओर देखा। मैं उनकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाऊंगी, उसने मन ही मन आह भरी।
यद्यपि प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के शिष्यों के लिए संप्रदाय में जीवन भर एक से अधिक व्यक्तियों के साथ खेती करना आम बात थी, फिर भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपने साझेदारों को साझा करने का विचार पसंद नहीं आया, कुछ तो यहाँ तक कि किसी को भी अस्वीकार करने तक पहुँच गए। पहले से ही लिया जा चुका है। ली जियाओमो को अपनी पहली मुलाकात के बाद स्पष्ट रूप से सुयांग के प्रति कुछ भावना महसूस हुई और डर था कि वह उन व्यक्तियों में से एक हो सकता है जो साझा करने के विचार को नापसंद करते हैं। उन्होंने पहले से ही उपस्थित होने के बावजूद इस कार्यक्रम में बाहर बैठने का फैसला किया। अध्याय 96 आलिंगन कक्ष 2। कार्यक्रम शुरू होने में कुछ मिनट लगे और इस समय चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस के सभी 5 प्रवेश द्वार बंद थे। जब वहां सभी लोग इंतजार कर रहे थे तो प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय की ओर से कुछ शिष्यों ने अपना परिचय प्रस्ताव का निर्णय लेने के लिए अधिक ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बात की और कल्टीवेशन की दुनिया में वे क्या हासिल करने की आशा रखते हैं इस पर तुरंत शिकायत का ध्यान आकर्षित किया। युवा महिला, आप उसके बारे में क्या सोचती हैं? वह एक बहुत ही सभ्य लड़का लगती है, भीड़ में से एक बूथ व्यक्ति ने फुसफुसाया को बताया। उसकी नज़र छोटे काले बालों वाली एक खूबसूरत युवा महिला पर थी। महिला ने ठंडे स्वर में ठहाका का अनुमान लगाया। मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ, अगर पिछली 2 फिल्में काम नहीं कर पाईं तो आपको क्या लगता है कि इस बार चीज़ें अलग होंगी? बोर्ड की महिला ने अपनी बातें भरी और उसने जवाब दिया, अरे इस बोतल आदमी को दोष मत दो, मैं यहाँ केवल एक अनुरक्षक के रूप में हूँ। अगर युवा शिकायत करना चाहता है तो कृपया सीधे प्रमुख के पास हमारे परिवार का। बोथ व्यक्ति द्वारा अपने परिवार का जिक्र सुनने के बाद ईसाई का मूड खराब हो गया। मैं विचारों को समझ नहीं पा रहा हूँ। उसने मुझे इस अश्लील जगह पर क्यों भेजा? ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा अपमान है। बूब ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिला दिया। यहाँ तक कि वह, जो परिवार के सबसे खास नौकरों में से एक है, को भी अपनी बेटी को इस तरह की शर्मनाक जगह पर छोड़ने के उसके पिता के इरादे के बारे में पता नहीं है। मुझसे इस अश्लील जगह से पति आचार्यों के लिए कहा जाता है कि किसी आलीशान वेश्यालय से अलग नहीं है। इसका उद्देश्य लंबे समय तक स्थिर रहना है। एक बार जब हम यहाँ से शेष भाग को समाप्त करते हैं तो मैं अपने मन का एक टुकड़ा अपने पिता को दे देता हूँ। महिला की हकीकत बड़बड़ाहट पर बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा केवल खटाराहट से मुस्कुराया। युवा महिला कितनी भी जिद्दी क्यों न हो, उसके पिता हमेशा ज्यादा जिद्दी होंगे। वह अंदर ही अंदर भारी है और उसने फिर से प्रोफाउंड ब्लॉसम समुदाय पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उनका काम आज आपके साथ एक सहयोगी साथी के रूप में मौजूद था। यदि वह पिछले 2 बार फिर से असफल हो गया तो उसे परिवार के मुखिया, जो भी ईसाई के पिता थे, द्वारा आलोचना की धमकी दी जाएगी। प्रोफाउंड ब्लॉसम सेक्ट का हर युवा रूप रंग के मामले में युवा महिला का दोस्त बनना काफी उपयुक्त था, लेकिन उसके परिवार द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए केवल दिखावे से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के सभी शिष्यों के विश्लेषण में कुछ मिनट बाद स्कॉलर व्यक्ति को पता चला कि वह इन विद्यार्थियों के बारे में अपनी उपस्थिति के अलावा कुछ भी अनोखा नहीं पा सका। हालांकि ग्रुप में एक युवा ऐसा था जिसने स्टॉक की तुलना में बिल्कुल अलग सा माहौल दिया और खुद को अलग कर लिया। उसकी शक्ल सूरत निश्चित रूप से चाहत रखना है, यहाँ तक कि इस जगह के मानक के हिसाब से भी, लेकिन शरीर विशेषज्ञ ने आश्चर्यचकित होकर अपना सिर खुजलाया। लेकिन उसके आसपास ये खतरनाक एहसास है और मुझे उसके चरित्र या व्यवहार के बारे में कोई भी चीज़ नहीं है। अचानक युवा महिला ने पूछा, ओल्ड लू, क्या हम पहले ही घर जा सकते हैं? इस बार हम तब तक रुके रहेंगे जब तक कि अलग अलग लोगों के लिए ये त्योहार खत्म नहीं हो जाता। पिताजी, आपने हमें सख्त आदेश दिया है कि जब तक ये सब वापस नहीं आएगा हम वापस नहीं आएंगे। युवा महिला ने अपने दांत चाकू में तोड़फोड़ की और फिर वह प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के शिष्यों को देखने लगी। इस बीच सुयांग ने व्यवहार करते हुए कहा कि वह वहां खड़ी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां खड़ी हो और देखने जा रही वाली कठपुतली हो। वह लियू लांजी की ओर देखकर लगा और बोला, यहाँ कितने समय तक रहेंगे? 2 दिन, उसने शांति से उत्तर दिया। सुयांग ने विपक्ष की भीड़ की ओर देखने से पहले अपनी उंगली सिकोड़ ली। वहां अभी भी कम से कम 40 लोग थे। पूरे ग्रुप में सिर्फ 10 महिलाएं थीं। इन 10 महिलाओं में से केवल आधी महिलाओं के चेहरे ही अच्छे थे और इन 5 युवा महिलाओं में से उनमें से केवल 3 को प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के मानक के अनुसार माना जा सकता है, जिसका अर्थ है कि वे निश्चित रूप से इस अजीब जगह से बाहर दुनिया में सुंदर महिलाएं हैं। कुछ मिनट बाद जैसे ही सुयांग आगे बढ़ने के लिए तैयार हुई, महिला समूह में से एक आगे बढ़ गई और वहां मौजूद 10 में से पहली बार बनी। जब शिष्यों ने इसे देखा तो उन्होंने और भी सहज रूप से अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर लिया। हालांकि आज के आयोजन से इन शिष्यों को जो लाभ मिला वह इन अकोर्ड के शिष्यों के लिए वास्तव में कुछ भी उपयुक्त नहीं था। वे ऐसे मुख्य रूप से डेंगे हाँकने और अपने गौरव और व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। यदि वे वास्तव में अपने साधना आधार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वे यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और इसके बजाय मित्र शिष्यों के साथ साधना करना स्पष्ट रूप से अधिक सुखद है।
दूसरे शब्दों में, ये इन कोर्ट शिष्य केवल एक दूसरे को ये बताने के लिए हैं कि जब उनके आकर्षण की बात आती है तो वे श्रेष्ठ होते हैं, जिस पर प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के सभी शिष्यों को गर्व होता है। जहां तक महिला शिष्यों का सवाल है, उनके शामिल होने का कारण बहुत सरल था, वे संप्रदाय से अधिक स्रोत चाहते थे। इसके विपरीत कोर शिष्यों के पास साधना के लिए लगभग असीमित संसाधन हैं, उन्हें अभी भी अपने अधिकांश सामग्री को शामिल करना होगा। और भी अन्य लेखों को बुरा लग सकता है, महिला शिष्यों को वास्तव में ये पसंद आया कि कैसे वे एक ही समय में कलाकारों से संसाधन और ज्ञान सार दोनों प्राप्त करते हैं। इस जगह जैसे संप्रदाय में कुछ बेहद दुर्लभ है, क्योंकि विशिष्ट पुरुष और भी दुर्लभ हैं इस जगह पर शुद्ध युवतियाँ। कुछ क्षण वहीं रहने के बाद झिझकते हुए सोसाइटी प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के शिष्यों के पास जाने लगे। जब उसने गुरु के नाम वाले शिष्य के सामने से देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। हालांकि इससे पहले कि वह अपना मुंह आधा भी खोल पाता, युवती उसके ठीक पीछे चली गई और सीधे सू यांग की ओर चलती रही, जो उसके पीछे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। नमस्कार, मैं झू दा, ब्लू विंड वैली का इन कोर्ट शिष्य हूँ। क्या जब भी कोई खुला कमरा हो तो क्या मैं इस भाई का समय मांग सकता हूँ? युवती ने चेहरे पर शर्मीले भाव के साथ सू यांग से पूछा। शिष्य गु के चेहरे पर मुस्कान तुरंत खत्म हो गई और एक क्षण बाद उसका सिर शर्मिंदगी से जलने लगा। सू यांग, वह अंदर ही अंदर गुर्राने लगा, उसे ऐसा गुस्सा आ रहा था मानो उसके परिवार की उसके सामने ही हत्या कर दी गई हो। अध्याय 97 आलिंगन कक्ष 3। सू यांग ने अपने सामने खड़ी खड़ी युवा महिला को देखा। उनके लंबे काले बाल, नाजुक न्याय नक्श और एक गठीला शरीर था। यदि वह इस स्थान से बाहर दुनिया में है तो वह निश्चित रूप से एक स्थानीय के रूप में पहचानी जाती है। जैसे समय बिना किसी उत्तर के चला गया, झूदा और अधिक डरे हुए लग रहे थे। सू यांग ने अपनी उंगली बंद कर ली और बोला, मैं मना करता हूँ। क्या? झूदा की अभिव्यक्ति पर एक पल के लिए आश्चर्यजनक बातचीत हुई, इससे पहले कि वह एक मॉडल के रूप में मशहूर रहीं। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मैं इस भाई के लिए उपयुक्त नहीं हूँ? उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए उससे पूछा। हालांकि आप अपनी छोटी सी कृतियों से लेखों को मूर्खतापूर्ण बनाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि महिलाओं में गहराई से है और आप मेरी दृष्टि में भव्यता रखते हैं। इससे पहले कि मैं आपकी मदद करूं, डर जाओ, सू यांग ने शांत स्वर में उनसे कहा। न केवल झूदा उसके कठोर और अनुचित शब्दों से कठोर रह गया, बल्कि लियू लांजी का जबड़ा भी कथानक से टूट गया। सू यांग, आप क्या सोचते हैं कि आप क्या हैं? तुम्हारे जैसे आदमी की किस्मत कैसी हुई मेरी बेटी से ऐसी बात करने की? इससे पहले कि लियू लांजी सू यांग को तीरथ सेके, मस्जिद की भीड़ से एक और आवाज से गूंजी, यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। सू यांग ने भीड़ के बीच उग्र भाव से अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा। अभी तुमने मुझे क्या बुलाया? सू यांग के परस्पर विरोधी सीमेंट पर उसके चारों ओर की ओर से साइंटिस्ट आहा घुटने का भूत हो गया। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सू यांग के जानवर को देखा तो उसके दुश्मनों ने लगभग साथ छोड़ दिया। हालांकि वह सफल रही और उसने और भी तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। आपके संप्रदाय को मेरी बेटी का अपमान न करने के लिए बड़ी मात्रा में स्रोत दिए गए हैं। मैं एक मान करता हूँ, भले ही आप मुझे भुगतान के रूप में पूरी दुनिया का निर्णय लें, फिर भी मैंने उसे नहीं छुआ। सू यांग जोर से मजाक उड़ाया। सू यांग, लियू लांजी ने उसे बुलाया। उसे समझ नहीं आया कि वह इतनी अशिष्ट क्यों हो रही थी, यहाँ तक कि बिना किसी कारण के ऐसी अनुचित टिप्पणियां करने पर उतर आई थी। हा। अचानक सू यांग के बगल में एक और हंसली गूंज उभरी। यह एक महिला हंसी थी। हर किसी को उस व्यक्ति की ओर देखने को मिला जो अभी हंसा था। वह छोटी काली बालों वाली एक खूबसूरत युवा महिला थी। यह नया करने वाला है झूदा, ये पहली बार है जब मैंने किसी के खिलाफ आपकी छोटी सी हरकत को अप्रभावी देखा है। वास्तव में देखने लायक दृश्य है। जवान औरतें। उसके बगल वाले बोतल वाले व्यक्ति ने अद्भुत भाव से उसे देखा। वह उनसे बातचीत में पैसिफिक पासपोर्ट क्या हासिल करना चाह रही थी। लू लाइफिन, अपने काम से काम दिखाओ, झूदा ने विश्वविद्यालय की आवाज में अपना नाम बताया। लू लिफेन नाम की युवा महिला ने अपनी बातें और जोर से हंसी। या क्या? तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो, एनालॉग झू? झूदा ने अपने दांतों के टुकड़ों से घृणा की। लू लिफेन की नज़र में हत्या के इरादे से फिर भारी हुई थी। उसने भी मना करने की हिम्मत नहीं की। छोटी काली बाल वाली युवा महिला से डरती हुई लग रही थी। लू परिवार। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भी लू लाइफेन को घृणित दृष्टि से देखा, लेकिन जब उसके बगल वाले बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखने से रोका तो उसका शरीर तुरंत एक भयानक एहसास से कांप उठा। बूढ़ा लू, अधेड़ उम्र का आदमी मन ही मन बड़बड़ाता रहा और वह अपनी बेटी की ओर मुड़ा और बोला, सुनो, उसके बारे में भूल जाओ। वह स्पष्ट रूप से तुम्हारे समय के बारे में नहीं जानता है। झूदा ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वह मुची के लिए जाने लगी, सू यांग ने उससे बुदबुदाया, तो यह एक परिवार की बात है ना? सू यांग के शब्दों ने झूदा को एक पल के लिए रोक दिया, लेकिन उसने उसे अनसुना कर दिया और दूर जाने में सफल रही।
हालांकि जैसे ही जूदा शिष्य गु के पास से गुजरा, उसने कहा, तुम्हारे जैसा एक अच्छी महिला का अपमान करना, वह स्पष्ट रूप से एक आदमी के रूप में कम नहीं है। जूदा ने इस बार अपने कदम रोके रखे। इस भाई का नाम क्या हो सकता है? उसने मीठी आवाज में हमसे पूछा। मैं गुई वेई, प्रोफाउंड ब्लॉसम सेक्ट इन कोर्ट का शिष्य हूँ। मैं जूदा हूँ। बहन जू, ठीक है। इसके बारे में क्या ख्याल है बहन जू? मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पीछे बैठी उस श्रेष्ठ जगह पर मैं 3 चांद देखूं। उसने सीधे अपने हाथों की ओर बढ़ते हुए कहा। जू सिरदा हिलाने से पहले एक पल के लिए चुप रहे। ये देखकर सू यांग की तस्वीर दी गई। क्या शानदार मुकाबला है, वह मन ही मन हंसा। लियू लांजी ने दोनों को एक साथ देखकर कहा, आप दोनों प्रवेश कर सकते हैं। गु वेई और जूदा की जोड़ी बनने के बाद दोनों एक अलग क्षेत्र में इंतजार करने के लिए आगे बढ़े, जहां वे उपलब्ध कमरे की प्रतीक्षा करते हुए एक दूसरे से जुड़ सकते थे। इस बीच सू यांग ने चेहरे पर काले बालों वाली युवा महिला को देखा। फिर वह भीड़ की ओर सहजावा की ओर कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो, सू यांग? इससे पहले कि वह 3 कदम आगे बढ़ा पाता, लियू लांजी ने उसे बाहर बुलाया। निश्चित रूप से एक मित्र आचार्य के लिए, उन्होंने शांति से कहा, जहां वहां मौजूद सभी लोग वेलवे और प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के शिष्य आचार्य हो गए। उसे बताया गया कि उसे किस नाम से जाना जाता है। यह अजीब है। कब से? क्या आप मुझे नहीं पसंद करते? सू यांग ने बात कर रहे शिष्य को बीच में ही रोक दिया और सीधे लियू लांजी से बात की, जो उसे टूटता हुआ देख रहा था। कब से मैं प्रदर्शन के लिए किसी खिलौने में बदल गया जो ड्रैगन जाने और खेलने का इंतजार कर रहा था। उसने जारी रखा, मैं सू यांग हूं, मैं चुनती हूं कि मैं किसे गले लगाना चाहती हूं। उनके द्वारा कहे गए शब्दों में गहरी भावना थी, रिवनिया अंतिम वाक्य में, और उनके चेहरे पर गर्व की अभिव्यक्ति के दौरान कई लोगों को मंत्रमुग्ध करने में शामिल रही। यहाँ तक कि लियू लांजी ने भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी बातों से थोड़ा चकित हो गई हो। सू यांग ने यात्रा जारी होने के बाद अपने शब्द कहे और वह लू लिफेन नाम की युवा महिला की ओर बढ़ रही थी। जब वह सामने खड़ी हुई तो सू यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको बता सकती हूँ कि आप भी यहाँ महिलाएं गई हैं, तो हम चाय पीने के लिए कहीं शांति से क्यों नहीं जाते? लड़की भी तस्वीर दी। क्या यहाँ ऐसी कोई जगह है? उसने उससे पूछा। बेशक, यहीं पर है। सू यांग ने चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस की ओर हस्ताक्षर किए और उसे लेवी सी हंसी दी। कहो, मुझे उत्सुकता है। तुम्हें कैसे पता चला? फिर उसने पूछा। अब मूर्ख मत बनो, शायद हम इस बारे में चाय ले सकते हैं। उस बातचीत के बाद अभी मुझे काफी प्यास लग रही है। लू लीन अचानक शांत हो गई। अगर आप बुरा मानते हैं तो यह एक उबड़ खाबड़ चाय सत्र होगा जिसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, उन्होंने एक क्षण बाद कहा। मुझे केवल चाय में चाय है, उसने तुरंत उत्तर दिया। एक और क्षण की शैलियां के बाद लू लिफेन ने हिलाया सिर। अच्छा, चलो कुछ चाय पीते हैं। लियू लांजी ने अपनी बातचीत का अवलोकन करते हुए उनके चेहरे को शानदार अभिव्यक्ति के साथ पेश किया। सू यांग अचानक भाग लेने के लिए तैयार क्यों हो गया, जबकि कुछ ही क्षण पहले वह इतना अनिच्छुक था? यहाँ तक कि क्या आप किसी अन्य व्यक्ति को भी आमंत्रित करने के लिए जा रहे थे? यहाँ तक कि ली जियाओमो भी अपनी हरकतों से थोड़ा चकित लग रहा था। वह किसी व्यक्ति को गले लगाने के लिए तैयार था, जबकि सांप्रदायिकता के भीतर लगभग सभी लोग हर तरह से श्रेष्ठ थे। इससे उसके हृदय में कटु भावना उत्पन्न हो गई। और लू लाइफन द्वारा सू यांग के साथ चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस में प्रवेश करने का निर्णय लेने के कुछ ही क्षण बाद 5 मंजिलों में से एक खोला गया और पहले 2 जो अंदर गए थे वे धीरे धीरे साथ बाहर निकले और बाहर आए। भारी भरकम युवा, ऐसा लग रहा था मानो वह अभी स्वर्ग से वापस आ गया हो। उसकी अभिव्यक्ति संकल्पना और मूर्खतापूर्ण लग रही थी, मानो वह मानसिक रूप से विकलांग हो। और किस तरह से वह अजीब तरह से लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह हर कुछ कदम के बाद गिर गया। दूसरी ओर उनकी बगल में छोटी लड़की बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। नरक, केवल एक चीज जो उसके अंदर प्रवेश करने से पहले की तुलना में अब अलग थी, वह ये थी कि उसका चेहरा थोड़ा गुलाबी दिख रहा था। जब अन्य आरोपियों ने ये देखा तो वे सभी अभ्यर्थी जोर शोर से अलग हो गए। हालांकि वे इस जगह और इसकी महान प्रतिष्ठा के बारे में अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन उनके अनोखे आकाश के बारे में बताते हैं। उनकी तकनीकें कितनी शानदार हैं, इस हद तक कि कोई इतना छोटा व्यक्ति बॉडी रिफाइनर पूरी तरह से थका देने में सक्षम नहीं था, जैसे वह पार्क में घूम रहा हो। अगली जोड़ी दिखाई दे सकती है। इससे पहले कि लियू लांजी ने अपना वाक्य पूरा कर दिया, 2 मूर्तियों को खुले दरवाजे की ओर देखा जा सकता था। अरे पेंटर, क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? गु वेई ने चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस के पास आने वाली 2 मंजिलें देखने के लिए दहाड़ दी। ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सू यांग फिर से चलने से पहले केवल एक पल के लिए रुकी, जिससे गुई वेई से टूटा हुआ लाल हो गया। कमीने, हम स्पष्टतः पंक्ति में प्रथम थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गु वेई उस पर कितना जोर से चिल्लाया, सू यांग ने हिलना बंद नहीं किया और लू लिफेन के साथ सीधे चेंबर ऑफ एम्ब्रेस में चला गया। जब दोनों गुफाएं प्रवेश द्वार में प्रवेश कर गईं, तो एक बड़ी चट्टान प्रवेश द्वार अवरुद्ध हो गई, जिससे वे अंदर बंद हो गए।
ये देखकर गुई वे लगभग पागलपन में डूब गए। उन्होंने लियू लांजी की ओर देखा और कहा, मात्र सत्ता। इस शिष्य के साथ स्पष्ट रूप से अन्याय हुआ है और वह कुलमाता से न्याय की मांग करना चाहता है। लियू लांजी ने कड़वी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। वह उसका क्या कर सकता था? भले ही वह सर्वशक्तिशाली कुलमाता है, सुयांग संप्रदाय की एक विशेष इकाई थी, उनके जटिल आयामों का तो जिक्र ही नहीं है। बू वेई को शांत करने के लिए लियू लांजी ने कहा, मैं बाद में उसे दंडित करता हूँ। धन्यवाद कुलमाता। बू वेई ने चेहरे पर चमकीला रेशम के साथ सिर झुकाया। चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस के अंदर के हिस्से में बिल्कुल एक छोटी सी गुफा दिखाई देती थी, लेकिन बीच में एक शानदार विशाल गुफा स्थापित की गई थी। असल में इस कमरे के अंदर केवल एक चमकदार और कुछ मंदा रोशनी वाले प्रकाश स्रोत थे और कुछ भी नहीं था। क्या वे दोनों जो अभी यहाँ थे, उन्होंने वास्तव में यहाँ कुछ किया? ये यहाँ बहुत साफ है, लगभग वैसा ही कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। निश्चित रूप से ऐसा करने के बाद उन्होंने इसे इतनी पूर्णता से साफ नहीं किया, है ना? लू लीन ने जोर से सोचा। यहाँ कुछ ऐसा है जो आसपास के यिन क्यूई और यांग क्यूई की हर आखिरी बूंद को ले जाता है, इसलिए आपको यहाँ कुछ भी शेष नहीं रहेगा। सु यांग ने उन्हें जीवन शक्ति की जड़ावत के बारे में बताया। क्या ऐसा है? लू लिफेन की बैठक हुई और सु यांग की ओर देखने लगी, जिस जगह का निरीक्षण कर रही थी। तो तुमने मुझे वहां मौजूद सभी लोगों से क्यों चुना? ऐसा क्या है क्योंकि मैं सबसे अच्छा दिखता हूँ? उसने पूछा। नहीं, मैंने हथियार केवल इसलिए चुने क्योंकि तुम खड़े हुए लग रहे थे, उन्होंने झूले सी मुस्कान के साथ कहा। मुझ पर विश्वास नहीं है, उसने तुरंत उत्तर दिया। यदि आप मेरी पवित्रता लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसके बारे में भूल सकते हैं। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे ऐसी चीजें मिलनी थीं, बल्कि इसलिए आया क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे मजबूर किया था। समझ में आता है, लेकिन वास्तव में मेरा हथियारबंद हथियार का इरादा नहीं है। सु यांग ने उसे फिर से छोड़ दिया। उसके संपर्क अभी भी उस जगह पर घूम रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ खोज रहा हो। मुझ पर विश्वास नहीं है, उसने फिर कहा। सु यांग ने इधर उधर देखना बंद कर दिया और तितलीहट के साथ उसकी ओर देखने लगी। अगर मैं आपका इन सार ले लूं तो भी मुझे गहन आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर के किसी व्यक्ति से ज्यादा लाभ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लू लाइफेन की पंक्तियां उनके शब्दों पर छोटी हो गईं। उसकी खेती का आधार कैसे पता चला? सु यांग ने फिर से उस स्थान के चारों ओर देखना शुरू किया और उसकी अजीब झलकियों ने धीरे धीरे लू लिफेन की जिज्ञासा को आकर्षित किया। आप क्या कर रहे हो? उसने पूछा। उन्होंने वैकल्पिक रूप से कहा, इस पूरे पहाड़ को उखाड़े बिना कुछ खोदने का तरीका ढूंढ रहा हूं। फटी। लू लिन ने अपने उत्तर पर यह हैशटैग चूमा कि वह उसके साथ मजाक कर रही थी। अरे, मुझे अपने बारे में बताओ, उसने आगे कहा। सु यांग, इनकोर्ट शिष्य। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं एक बदमाश हूँ जिसे खूबसूरत महिलाओं के गले पहनने में मजा आता है, यही मेरे जीने का एकमात्र कारण भी है। उद्धरण चिन्ह ... क्या आप कुछ सुझाव दे रहे हैं? उसने झुंझलाते हुए कहा। चिंता मत करो, तुम मेरी सुंदर महिलाओं की श्रेणी में नहीं हो, उन्होंने शांति से कहा। उनकी बातें सुनकर लू लिफेन का चेहरा लाल हो गया, उनके अवशेष पर गुस्सा शांत दिख रहा था। क्या तुम मेरा मैच करा रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं... ठीक है, मैं तैयार होने जा रही हूं, सु यांग ने अचानक उसे आश्चर्यचकित करते हुए कहा। क्या, पहले से ही? हम अभी अभी यहाँ आए हैं। मैं यहाँ आया था इसलिए मैं तैयार हो गया, जब तक आप यहाँ थोड़ी देर तक व्यायाम नहीं करते और रुकना नहीं चाहते। लू लिन ने कोल्ड स्वर में कहा और कहा, चलो राजनेता, मैंने आपको गलत समझा है। मुझे यहाँ एक दिलचस्प व्यक्ति की तलाश आई थी, लेकिन मैं गलत था। वह बाहर निकलने के लिए चली गई, लेकिन 1 मिनट तक बाहर रहने के बाद उसने खुद को बाहर निकालने की कोशिश की और सु यांग को पद से हटा दिया। मैं इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाऊं? उसने स्वर में पूछा। सु यांग ने कंधे उचकाए और कहा, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, इसलिए मुझे भी नहीं पता। क्या ये कैसे हो सकता है? कुछ देर की समीक्षा के बाद सु यांग ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड कील की झलक दिखाई और इसमें अपना प्रोफाउंड क्यूई शामिल करना शुरू कर दिया। अरे छोटी बच्ची, चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस कैसे काम करती है? उन्होंने लियू लांजी को संरक्षक के रूप में विक्रय का निर्णय लिया। पैट्रियार्क। ओह, पैट्रियार्क इसके बारे में क्या जानता है? हालांकि आश्चर्य ये हुआ कि उसे उस जगह पर जाना क्यों पड़ा, लेकिन उसने उसे गुप्त स्थान पर नहीं रखा। ये कैसे काम करता है? अधिक विशेष रूप से, ये कैसे खुलता और बंद होता है? ओह, ये स्पिरिट स्टोन नीचे जाने पर खुलता है और ये तब तक फिर से खुला रहेगा जब तक एक ही समय में कम से कम 2 व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं करते। एक बार यह बंद हो जाता है, ये तब तक फिर से खुला रहेगा जब तक रूम के अंदर हर कोई कम से कम एक बार अपना पैशन क्यू जारी करेगा। वह जल्दी से सुना। तो ये तब तक खुला नहीं होगा जब तक अंदर के लोग अपनी क्यू जारी नहीं कर देंगे। ये सही है। सु यांग ने अचानक काटने वाला कट से पहले बहुत अच्छा लगा। यह क्या है? आपको इस चीज़ का कोई मतलब कैसे मिला?
उन्होंने कहा, ये तब तक नहीं खुलागा जब तक हम दोनों अपना क्यूब जारी नहीं कर देंगे। लू लाइफेन की अभिव्यक्ति से उनकी बातें काफ़ी बदल गईं। तो ये तब तक नहीं खुलागा जब तक कि वे दोनों एक दूसरे को गले न लगा लें। यह अजीब है, मुझ पर तुम पर विश्वास नहीं है। लू लाइफेन ने अपनी पूरी ताकत से स्टोन की चट्टान पर हमला करना शुरू कर दिया। अब तक उसने जिस भी तकनीक में हासिल की थी उसे बड़ी चट्टान पर फेंक दिया, लेकिन अफसोस वह पहाड़ की तरह स्थिर रही। अरे, तुमने मुझे धोखा दिया। चाकू का पता था कि ऐसा होगा। उसने अंतःकरण से कहा। हाँ, आप किस बारे में कर रहे हैं? मुझे आपको धोखा देने की आवश्यकता क्यों होगी? जैसा कि मैंने पहले ही कई बार कहा है, मेरा आपको कोई इरादा नहीं है। उसने अपना सिर हिलाया। यह अतिरिक्त है, इसके केरला के लिए हमें केवल अपनी क्यूई को लगाना होगा। आप अति प्रतिक्रिया कर रहे हैं। लू लिफेन ने अपने दांत वाले मोजे पहने। फिर आप क्या सुझाव देते हैं? क्या हम अभी भी एक ही छोटे से कमरे में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? ये समानता है। क्या आपके पास कोई बेहतर विचार है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक क्षण की शांति के बाद लू लिनफे की ओर मुड़ गई और फिर उसने कहा, यहाँ सुनो। जब तक मैं समाप्त नहीं हो जाऊंगी तुम पीछे नहीं हटोगे, दर्द भी कुछ हो जाए, अन्यथा मैं शत्रुता पर ही मरूंगा डालूंगा। हाँ हाँ, उसने अलस्या से उत्तर दिया। मेरी परीक्षा मत लो, मैं ये स्थिरांक देता हूँ। बाद में उन शब्दों में कहा गया। लू लिफेन ने नग्न होकर अपने वस्त्रों को बाजार में उतारा जब तक कि वह अपनी पुरानी जगह को छू नहीं पाए। वह फिर सुयांग की ओर देखने लगी, जो प्रवेश द्वार के पास कमल की स्थिति में अपने इनलाइन बंद करके रुक गया था और अभ्यास विशिष्ट हो रहा था। ये देखते हुए उसने राहत की सांस ली और अगले ही पल उसका हाथ धीरे धीरे धीरा राजकुमारी उसके हिस्सों तक पहुंच गया। अध्याय 98 आलिंगन कक्ष 4। जैसे ही सुयांग ने मौन रहकर साधना की, समय तेजी से बीत गया। हालांकि उसके पीछे की पृष्ठभूमि की आवाज़ें कभी कभी शांतिपूर्ण वातावरण में खलल डालती थीं। लू लिफेन की थोड़ी भारी सांसें बीच बीच में सुनी जा सकती थीं, फिर भी यह आनंद जैसा कुछ नहीं लग रहा था। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे वह थक रही थी, यहाँ तक कि चिढ़ भी रही थी। क्या आपने अभी तक काम पूरा कर लिया है? आपको शुरू हुए 1 घंटे से अधिक समय हो गया है, फिर भी हम अभी भी यहाँ हैं। भले ही आप पहले जाने के लिए काफ़ी उत्सुक लग रहे थे, सुयांग ने कहा। उसकी अचानक आवाज़ ने लू लिफेन को चौंका दिया, जो खुद पर इतनी केंद्रित थी कि वह उसके अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। चुप रहो, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे बारे में क्या? तुम जो कर रहे हो वह सब वहीं बैठे हुए हो। तुम भी खुद को कब राहत दोगे? अगर केवल मैं ही ऐसा करूं तो इसका कोई मतलब नहीं है। वह वापस चिल्लाए। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं खुद के साथ खेलने जैसा शर्मनाक काम करूंगा? आप क्या सोचते हैं कि मैं कौन हूं? मैं खुद को छुए बिना खुद को राहत दे सकता हूं। सुयांग ने स्तब्ध लू लिफेन से डींगे मारते हुए कहा। क्या ये सचमुच डींगे हाँकने लायक बात थी? हालांकि आत्मखुशी किसी भी तरह से कोई शर्मनाक कृत्य नहीं था, क्योंकि अनगिनत लोग इसे रोजाना करते हैं, लेकिन सुयांग के लिए ऐसा बयान नहीं कहा जा सकता है, जिन्होंने पहले कभी खुद को नहीं छुआ है, क्योंकि उन्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब वह आसानी से किसी और से अपनी उंगलियों पर यह काम करवा सकता था। लू लिफेन ने खुद को छूना बंद कर दिया और अपने अंडरवियर के अंदर से अपने हाथ बाहर निकाले और उसने अजीब भाव से सुयांग को देखा। आप खुद को छुए बिना खुद को राहत दे सकते हैं? क्या ये भी संभव है? उसने संदेह भरी निगाहों से उससे पूछा। ऐसा अजीब सवाल पूछने के कारण वह खुद को थोड़ा हास्यास्पद महसूस कर रही थी। ब्रदर DCPB 7535 DW ऑल इन वन ग्रे वायरलेस प्रिंटर स्वचालित 2 तरफा प्रिंटिंग के साथ मोग्लिक्सिन। अगर मैं अपनी यांग क्यूई को नियंत्रित करने जैसा सरल काम भी नहीं कर सकता, तो क्या मैं खुद को एक आदमी भी कह सकता हूँ? सुयांग ने यह कहते हुए अपना सिर हिलाया कि यह स्वाभाविक है कि वह ऐसा कुछ करने में सक्षम होगा। सचमुच? फिर आपने शुरुआत में ऐसा क्यों नहीं कहा? अगर आपने मुझे ऐसा कुछ करने से पहले बताया होता तो हम अब तक ये जगह छोड़ चुके होते। सुयांग उसकी बातों पर हंसे और उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि ऐसी क्षमता किसी के मुंह से सीखी जा सकती है? अगर मैं तुम्हें लगातार 100 वर्षों तक व्याख्यान दूं, तब भी तुम इसे नहीं समझ पाओगे। इस तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए उन्हें हजारों साल का अनुभव लेना पड़ा। फिर भी इस छोटी लड़की ने, जो 20 साल की भी नहीं थी, वास्तव में सोचा था कि वह भी इसे सीख सकेगी। कितना हास्यास्पद है। लू लिफेन ने उसकी बातें सुनी। अब वह और भी अधिक भावुक महसूस कर रही थी। तो मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं पिछले 1 घंटे से बिना किसी नतीजे के अपनी यांग क्यू जारी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ भी हो तो वास्तव में ये समय लग रहा है। उन्होंने अपने सिद्धांत क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए कहा। सुयांग ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ अपनी ओर देखा। यहाँ तक कि आपके अधेड़ उम्र के लोग भी बिना किसी मदद के खुद को राहत देने में असमर्थ होंगे, फिर भी आप खुद को इतना आसान काम नहीं दे पाएंगे। आप वास्तव में कितने शुद्ध हैं? चुप रहो। आप उच्च कल्टीवेटर के विपरीत, मैं एक सामान्य कल्टीवेटर हूँ जिसे आपके जीवन में इस तरह के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।
तुम्हारा भावी पति दुखी होगा, पिता पता है। बाधा में जाओ, तुम समान रूप से एक घृणित व्यक्ति हो। उसने उसे तोड़ मरोड़ कर देखा। सु यांग ने अपना सिर हिलाया और फिर वह उसके पास आया। हम इस जगह को इस समस्या में कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं आपकी यांग क्यू में आपकी मदद करूं तो कैसा रहेगा? उसने नट स्वर में कहा। तुम क्या चाहते हो? तुम दूर हो जाओ, तुम दुष्ट हो। अगर तुम मुझसे दोस्ती की बात कहते हो तो मैं हथियार मार डालूंगा। जब लू लिफेन ने सु यांग को अपनी ओर आते देखा तो उसने खुद को दीवार के जैसा देख लिया। क्या मैं वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूं जो खुद को शेयरों पर रखता है? मैं सिर्फ आपको व्यवसाय में दे रहा हूं ताकि आप खुद को भरोसेमंद बना सकें। मैं आपको कहीं और भी पसंद नहीं करूंगा जहां आप नहीं रहते, उन्होंने कहा। आवाज में कहा। वास्तविकता। लू लिफेन ने उन्हें रेस्टोरेंट देखा। कुछ लॉन्च के बाद उसने अपने मुंह से कहा, वास्तव में तुम मेरे साथ क्या करोगे? उन्होंने कहा, आपके शरीर को ठीक करने के लिए पवित्रा की मालिश करें, किसी भी चीज को ठीक करने के लिए उसके पोषण को मजबूत बनाएं। पीठ की मालिश, बस इतनी ही साधारण। क्या आप भूल रहे हैं कि यह कहाँ है? हम प्रोफाउंड ब्लॉसम समुदाय में हैं, एक प्रतिष्ठित स्थान है जिसे बहुत से लोग जानते हैं, अन्यथा आज यहाँ आपके सभी अतिथि नहीं आते हैं। यह उल्लेख करने की अनुमति नहीं है कि कुलमाता ठीक हैं। यदि मैं, ऐसे संप्रदाय का एक इनकोर्ट शिष्य, अपने आप को एक अतिथि के साथ जबरदस्ती करने के लिए जैसा कि राक्षस काम करता है, अब यहाँ के लिए कौन सी सेवाएं लेना चाहते हैं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि अपना पूरा जीवन जोखिम में डाल दूं, यहाँ तक कि अपने संप्रदाय की कड़ी मेहनत से समर्पण प्रतिष्ठा को भी तोड़ दो। उसके अविश्वास से अविश्वास हो गया। जब लू लीफेन ने अपनी अभिव्यक्ति का आकलन किया तो उन्हें एहसास हुआ कि इस पूरे समय उन्हें बहुत अधिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी। वह सही था। यदि इस प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के शिष्यों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है तो आज यहाँ इतने सारे अतिथि क्यों हैं? मुझे आप पर संदेह करने के लिए खेद है। भले ही मैं यहाँ एक अतिथि के रूप में आई हूँ। उसने धीमी आवाज में माफी मांगी। मुझे लगता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी भी मुझे यहाँ भेजने के लिए अपने परिवार से नाराज हूँ। सु यांग के चेहरे पर उदास भाव तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह तुरंत मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, अगर आप इस बिस्तर पर लेटें और मुझे अपनी पीठ की मालिश करने की इजाज़त दें तो मैं आपकी माफ़ी स्वीकार कर लूँगा। हालांकि लू लिफेन को अभी भी झिझक महसूस हो रही थी, उसने बिना परवाह किए अपना सिर हिलाया और वह छोटे छोटे कदमों में बिस्तर के पास पहुंची। एक बार जब वह बिस्तर पर थी और उसकी पीठ छत की ओर थी, सु यांग ने धीरे से अपने हाथ उसकी पतली आकृति की ओर बढ़ाए। अध्याय 99 इसे और अधिक चाटो। जैसे ही सु यांग ने अपनी पीठ को हिलाया, उसके शरीर में बिजली के कट की तरह झुनझुनी की लहर दौड़ गई। उसके शरीर में इस मानसिक भावना का कारण उसके मुंह से आश्चर्य भारी कराह प्रस्थान लगा। आटिल्ड, उसकी कराह इस छोटी सी जगह में फूल सी गूंज उठी। जब उसे पता चला कि वह क्या है तो उसका चेहरा लाल हो गया। अभी क्या हुआ था? उसने अपने शरीर के साथ क्या किया? इसी समय सु यांग ने सांप जैसी हरकतों के साथ अपनी उंगलियां को खाएं पर ध्यान दिया, जिससे उसके पूरे शरीर में झुनझुनी फैल गई। माटिल्ड, लू लाइफेन का शरीर कांपने लगा और उसका हाथ स्वभाव रूप से मुट्ठियों में बदल गया, जिससे उसके शरीर की मांसपेशियां सख्त हो गईं। अपने शरीर को आराम दो। सु यांग की कोमल आवाज उसकी मालिश में घुसिरती है जब वह अंगलियां अपने कोमल शरीर को दबाती है। आटिल्ड, उसके मुंह से एक और अनजान कराह निकल गया। ये कैसा मालूम है? लू लाइफेन के शरीर की प्रतिक्रिया से हुआ हैरान। ऐसा महसूस हुआ जैसे सु यांग के हिलते हाथों से बनी हल्की हवा से भी उसके शरीर को खुशी से झटका लग सकता है। आनंद की यह भावना तब अनुभव नहीं कर पाई जब वह अपने शरीर के सबसे छोटे हिस्सों के साथ खेल रही थी। इस बार भी वह केवल प्रियवी की मालिश से संतुष्टि की इतनी मजबूत भावना महसूस कर रही थी। काश ये हमेशा के लिए रह पाता, उसने मन ही मन सोचा जब उसका शरीर धीरे धीरे स्वर्ग में डूब रहा था। लू लाइफिन को एक अज्ञात समय के लिए छोड़ दिया गया था जब वह एक पौराणिक स्थिति में चला गया था और अचानक उसके शरीर को लेपित किया गया था जो कि आकाशीय ऊर्जा से बंद हो गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि सु यांग की ओर देखने लगी, सोच रही थी कि वह क्यों रुक गई। मेरा काम हो गया, अब आपका शारीरिक संपर्क होना चाहिए ताकि आप अकुशल व्यक्ति को भी खुश कर सकें। लू लाइफेन ने सु यांग को खाली नजरों से देखा। सु यांग ने कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, आगे बढ़ो, मैं वहां खत्म होने का इंतजार करूंगा। ऐसा लग रहा था जैसा उसके मन में वास्तव में कोई और इरादा नहीं था। रुको। इससे पहले कि वह 2 कदम आगे बढ़ा पाता, लू लाइफेन ने उसे कक्षा से पकड़ लिया। फिर शर्माते हुए बोले, जब हम पहले से ही इस बिंदु पर हैं तो आप बाकी दूसरे में मेरी मदद क्यों नहीं करते? सु यांग ने विचारशील भाव से अपनी ओर देखा। उन्होंने स्वर में कहा, अगर आप इतने असहमत हैं तो मैं आपकी बात नहीं समझ पाऊंगा। हालांकि लू लाइफेन को किसी तरह पता चला कि वह अपनी उलझन का नाटक कर रही थी, फिर भी उसने अपनी इच्छा के बारे में विस्तार से सुझाव का निर्णय लिया। मैं चाहता हूं कि आप मेरी यिंग क्यू को आदर्श बनाने में मेरी मदद करें। उसने डरपोक आवाज में कहा, क्या पासपोर्ट पर भरोसा है? वैसे ही तुम मेरे हथियार से बहुत झकझोर रही थी। मासूम ना बंद करो और सबसे पहले मेरी मदद करो।
मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझसे सीख सकते हो, उसने स्वर में कहा। मुझे क्या करना चाहिए? सू यांग ने कड़ी मेहनत करना जारी किया। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो बदले में मैं भी शादी में मदद करूंगा, लू लीन ने जोर से कहा। उसकी बातें सुनकर सू यांग की मुस्कुराहट दी गई। अगर आप इतनी जिद्दी हैं तो मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लू लाइफेन ने अपनी बातें जोरदार पर रखी, लेकिन चैरिटेबल ने उसे स्वीकार कर लिया, इसलिए उसने इस पर निर्णय लिया। सू यांग बैठी और उसने अपनी गोद थपथपाई। आओ मेरे भगवान में बैठो। हाँ, आप चाहते हैं कि मैं आपकी गोद में बैठूं। मुझे ऐसा शर्मनाक काम क्यों करना है? ये शर्मनाक लगता है, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपकी इन क्यू को प्रोजेक्ट करने में आपकी मदद करूं। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लू लाइफन ने नारनहे चैट ली, लेकिन उसके पास उसके खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अपना शरीर खोया और अपने आकर्षण नितंबों को अपने गोद में ले लिया, उस पर ऐसे मकान जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता के गोद में रखा गया हो। फिर मैं शुरू करूंगी, सू यांग ने एक क्षण बाद कहा। उसने पवित्र सिर्या कहा। सू यांग ने फिर अपने वस्त्र परिधान कर दिए और अपना दाहिना हाथ अपनी पोशाक में डाल दिया, जैसे कोई सांप अपने शिकार के घर में सरक रहा हो। लू लाइफन को महसूस हुआ कि उसका गर्म हाथ धीरे धीरे उसके यात्रियों के समुद्र तट के क्षेत्र में आ रहा है, जिससे उसका शरीर अकड़ गया है। उसकी सांस लेने की गति तेजी से बढ़ी और उसकी गर्दन पर सू यांग की हल्की सांस से उसका पूरा शरीर कंपने लगा। एक क्षण के बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी कोई चीज़ कैसल स्टॉक को छू रही है और उसका पैर सहज रूप से बंद हो गया है। आराम करो, सू यांग ने फुसफुसाया के पीछे अपना सिर झुकाया, और जैसे कि उसका जादू से भरा हो, उसका तनावग्रस्त शरीर आपको ठीक होने लगा। फिर उसने अपने आतंकवादियों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। लू लाइफेन के आतंकवादियों को अपने आतंकवादियों के साथ मिलकर निर्देशित किया। खुद को ऐसी स्थिति में देखकर लू लिफेन का सिर लाल हो गया। ये बहुत शर्मनाक है, वह खुद से बुदबुदाया। सू यांग ने फिर अपना बायां हाथ उसके कमर के चारों ओर लपेटा और उसका दाहिना हाथ अपनी गुफा के बंद छेद को सहलाने लगा। लू लिफेन ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर जोर से कराह निकाला। अगर सू यांग की कमर को पकड़ न सके तो उसका शरीर एक पुल की तरह आगे की ओर उछल जाता है। वाह, तुम तो पहले से ही इतनी प्यारी हो, सू यांग ने फ्लान भारी भावना पराटे स्वर में कहा। कुछ सेकंड तक उसके मसाज क्षेत्र के बाहरी हिस्सों को हिलाने के बाद सू यांग ने अपने शरीर में छोटे मोती को चिपकाने के लिए अपने बंदा क्लिप को अपने शरीर से फैलाना शुरू कर दिया। जैसे कि उसके अंदर एक जानवर जाग गया हो, लू लिफेन जोर से चिल्लाए और उसका हाथ पीछे की ओर घूम गया। उसने सू यांग के सिर को पकड़ लिया। लू लिफेन का निचला शरीर बिना किसी रुकावट के इधर उधर घूमता रहा, फिर भी सू यांग की उंगली किसी तरह पूरी तरह से ठीक हो गई और उसके छोटे मोती पर टिकने में कामयाब रही। ये कैसा एहसास है? लू लिफेन ने जोर से कहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग पागल हो रहा है। उसके निचले होठों में तीव्र अनुभूति ने उसके पूरे शरीर में एक गहरी अनुभूति पैदा कर दी, और कुछ ही क्षणों के बाद उसे पहले से ही अपने अंदर कुछ उभरता हुआ महसूस हुआ। रुको, मुझे पेशाब करने जैसा लग रहा है। जब कोई उसे इतने जोश से छू रहा था तो लू लिफेन खुद को पेशाब करने के विचार से भयभीत हो गई। चिंता मत करो, इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी यिंग क्यूई को छोड़ने के लिए लगभग तैयार हैं, सू यांग ने कहा जब उसकी उंगली तेजी से चलने लगी। मैं यह आ रहा है, यह लू लिफेन ने अचानक एक तेज कराह निकाली और उसके निचले शरीर से बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ निकला, जिससे सू यांग के हाथ पवित्र जल में भिगो गए। सू यांग के यिंग क्यूई को छोड़ने के बाद लू लिफेन उसके चेहरे पर एक थका हुआ भाव दिखाते हुए उसकी छाती पर गिर पड़ी, फिर भी उसका शरीर अभी भी जलन से कांप रहा था जो उसके शरीर को उत्तेजित कर रहा था। सू यांग ने धीरे से अपना गीला हाथ अपने लबादे के भीतर से निकाला। फिर उसने उदासीन भाव से अपना हाथ चाटा, और जब लू लिफेन ने उसे अपना तरल पदार्थ चखते देखा तो उसका शरीर और भी गर्म हो गया। आपकी यिंग क्यूई आश्चर्यजनक रूप से ऊर्जावान है, सू यांग ने कहा। इसे अकेले छोड़ना बर्बादी होगी। उन शब्दों को कहने के बाद सू यांग ने लू लिफेन के थके हुए शरीर को बिस्तर पर लिटा दिया। चलो मैं तुम्हें साफ कर देता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लू लिफेन को पहले तो उसके शब्दों के पीछे का अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसने अपना अंडरवियर उतारना शुरू किया तो उसका दिल और भी तेज हो गया। लू लिफेन के अंडरवियर को उतारने के बाद सू यांग ने उसके कपड़े उतार दिए, जिससे उसकी भीगी हुई गीली चूत उसके सामने आ गई। और यद्यपि लू लिफेन घबराई हुई थी, उसने उससे कुछ नहीं कहा और उसे अपनी इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति दी। सू यांग ने फिर अपनी टांगें फैला दी और अपने मुंह से उसकी टांगों के बीच की दरार के पास पहुंच गया। जब लू लिफेन को अपनी चूत पर कोई गर्म चीज चाटते हुए महसूस हुआ तो वह जोर से कराह उठी। वह क्या कर रहा है? उसने अपना सिर उठाया और सू यांग द्वारा उसकी योनि को चाटने का दृश्य उसके सामने आ गया। ममा
झुनझुनी की अनुभूति के कारण वह कराहने लगी और उसका शरीर वापस बिस्तर पर गिर गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की सारी ताकत एक रहस्यमय शक्ति द्वारा अवशोषित हो रही थी। यिन क्यूई को उसकी गुफा के बाहर से चाट कर साफ करने के बाद सू यांग ने अपनी उंगलियों से उसके बंद होंठों को खोला और अपनी जीभ से उसके गुलाबी होंठों को सहलाना शुरू कर दिया। आह आह आह। अपनी तंग गुफा में कुछ घुसता हुआ महसूस करते हुए लू लिफेन अपने शरीर में तीव्र उत्साह की अनुभूति से कांपने लगी। और इसे और चाटो, लू लिफेन ने आकर्षक आवाज में कहा। उसकी भावुक विनती सुनकर सू यांग ने अपनी पूरी जीभ उसकी तंग गुफा में डाल दी। हाँ टिल्ड। कुछ क्षण बाद लू लाइफेन को पेशाब की अनुभूति वापस आती महसूस हुई। ये फिर से यहाँ है। मैं अपनी यिन क्यू जारी करने जा रहा हूँ। वह जोर से चिल्लाते हुए उम्मीद की कि सू यांग की चेतावनी दूर हो जाएगी। हालांकि सू यांग ने चेतावनी के बाद भी नहीं हिलाया और उसे अपने मुंह से आनंद देना जारी रखा। मैं आ रहा हूँ, लू लिफेन ने अचानक कहा और उनके शरीर में जोर जोर से हिलने लगा। एक सेकंड बाद उसके शरीर में पवित्र जल का एक निकास हो गया जो सीधे सू यांग के मुंह में चला गया। आहे, जोर से दिखाते हुए लू लाइफेन ने अपना चेहरा ढक लिया। कुछ क्षण बाद सू यांग ने अपने मुखौटे में से एक को उठा लिया और उसने सारा यिन क्यू को अपने मुख में उठा लिया। जैसे ही उसने यिन क्यूई को आत्मसात किया, सू यांग को अपने साधना आधार में थोड़ी वृद्धि महसूस हुई। हालांकि यह कुछ खास नहीं था, लेकिन उनकी खेती में वृद्धि का स्पष्ट संकेत था। हा, लू लिफेन ने थकी हुई सांस ली। उसे लगातार इस तरह के तेज आनंद का अनुभव करने के लिए, यहाँ तक कि बीच बीच में लगभग बिना किसी विशिष्टता के 2 बार अपनी यिन क्यूई को छोड़ने के बावजूद, उसके विशिष्ट शरीर में इस समय लगभग ऊर्जा खत्म हो गई था। हालांकि थकान महसूस होने के बावजूद लू लाइफेन फिर भी खुद को बैठने की स्थिति में उठाने में असमर्थ रही। क्या इस जगह के सभी शिष्य आपके जैसे हैं? और यह विचार करने के लिए कि आप केवल एक इनअकॉर्ड के शिष्य हैं। लू लिफेन ने कभी नहीं सोचा था कि अगर एक कोर शिष्य सू यांग इनअकॉर्ड के शिष्य के सामने आपके जैसे हों का प्रदर्शन तो उसे कितना आनंद आए। वह पहले से ही इतना कुशल था। हा, सू यांग अचानक जोर से हंस पाद। मेरी तुलना इस स्थान के नौसिखियों से मत करो। हालांकि मैं केवल एक आंतरिक न्यायालय का शिष्य हूँ, मेरी तकनीकें इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। बच्चों के लिए इस संप्रदाय की बने तो बात ही छोड़ दें। लू लिफेन ने अपने चेहरे से अनचाहा चेहरा देखा। हालांकि वह अपनी तकनीक की तुलना किसी और से नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे लगा कि वह बिल्कुल भी दयालु नहीं थी। वैसे भी मैंने अपना यिन क्यू जारी कर दिया है, अब आपकी मदद करने की मेरी बारी है, लू लिफेन ने कहा, जो अब हल्का सा गीलापन महसूस नहीं कर रहा था। सू यांग को अपने प्रिय क्षेत्र को चेक करने के लिए कुछ करने के बाद उनकी शर्म की भावना एक नई बढ़त पर पहुंच गई थी। उन्होंने कहा, आओ आंख पर लेट जाओ और मुझे सूरज की रोशनी दिखाने दो, उसने थपथपाते हुए कहा। सू यांग ने कहा, मुझे इस तरह की एक प्यारी लड़की से कोई उम्मीद नहीं है, जो खुद भी शामिल नहीं है। मुझे इसमें सिखाया गया है कि आप क्या पसंद करते हैं। फिर वह लेट गई और हिलने का इंतजार करने लगी। अध्याय 100। क्या आप भी एक आदमी हैं? लू लाइफेन ने सू यांग को देखा, जो आराम से आराम कर रही थी। ऐसी लग रही थी मानो वह झपकी ले रही हो। ऐसी स्थिति में वह इतनी शांत कैसे रह सकती है? उसे मन ही मन आश्चर्य हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके बेपरवाह आचरण से उसके गौरव को क्षति पहुंची हो। उसके हाथ उसकी कमर के चारों ओर बंधी रेशम की बेल्ट को ऊपर उठाने के लिए उसके वस्त्र तक पहुंचने लगे। फिर उसने उसकी पैंट पकड़ ली और उसे धीरे धीरे नीचे खींच लिया, जिससे एक नग्न दिखने वाला सुंदर सांप दिखाई दिया जो सो रहा था। यह एक आदमी का है। लू लाइफेन ने पहली बार किसी पुरुष का लिंग देखा था और वह उसके आकार से छोटी सी चकित हो गई थी, जो कि एक खिलौने के जैसा, एक बेमेल मित्र जैसा दिखता था। लेकिन ये खुलासा क्यों है? यह अफवाहों से अलग है। हालांकि उसने आज तक अपने जीवन में कभी किसी आदमी का खजाना नहीं देखा था। उसके दोस्तों ने उसे इसके बारे में 1 या 2 बातें सिखाई थीं, फिर भी उसकी आंखें सामने ये बात थी उसके दोस्तों के वर्णन से बिल्कुल अलग। यदि आप इसे बाहर रहते हैं तो यह उछाल आ सकता है और आप काट सकते हैं, सू यांग ने कहा, जो शांत वातावरण में सो रही थी। उद्धरण चिन्ह। लू लिफेन ने अपनी बातों से थोड़ा चकित हुआ। यह उछलेगा और उसे काट देगा। ये किस तरह का काम करता है? लेकिन मुझे इससे क्या करना चाहिए? उसने स्वर में लोगों के पूछने पर आश्चर्यचकित हो गया। ये सब लंगड़ा है जो मैंने सुना है उसके विपरीत। तो फिर तुमने क्या सुना? ऐसा माना जाता है कि ये दिखने में कठोर और जंगली है, लेकिन आपका प्यारा और लंगड़ा है। जब लू लिफेन ने अपने छोटे भाई को प्यारा कहा तो सू यांग को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। यानी हथियार ये पसंद है। सू यांग ने अपने शरीर में क्यूई को नियंत्रित किया और उसका सोया भाई एक उभरता हुआ सांप की तरह का वजन और मोटा होने लगा, जब तक कि वह एक ड्रैगन जैसा नहीं दिख रहा था। लू लाइफेन की आंखों के सामने आकार शेप वाली घटना को देखने के बाद हौंफने लगी और उसके दिमाग में ड्रैगन गेट से अलग लगाती एक काप मुहावरा दिखाई दिया। लेकिन इस मामले में यह एक सांप था जो ड्रैगन गेट में प्रवेश कर गया था, एक रियल ड्रैगन में विकसित हो रहा था।
उनके सामने अब कोई सोया हुआ नहीं बल्कि एक जगगौन हुआ था। इतना इतना बड़ा। लू लाइफेन बुदबुदाया और उसके गोरे हाथ वाले घोड़े तक पहुंच गए। सू यान के सिर में थोड़ी ठंडक की अनुभूति हुई, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी शांति के अलावा कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं हुई। आकार और उसके अनुभव से मोहित गिटार लू लाइफेन ने अपने हाथों में पकड़ी हुई कठोरता गर्म बल्ले को धीरे धीरे से हिलाना कर दिया। अय्या, तुम सच में कपड़े हो, सू यांग ने बहुत कहा जब उसने अपने छोटे भाई को सुखाकर सहलाया। इसमें कोई मदद नहीं मिल सकती क्योंकि मैं ऐसा पहली बार कर रहा हूँ। उसने अपनी अनुभूति की गहनता को खंडित कर दिया। मैं आपकी तकनीक के बारे में नहीं कर रहा हूँ। इसे पढ़ने से पहले आपको कम से कम इसका घोल लेना चाहिए, अन्यथा सूखे रांचे से व्यक्ति को चोट लग सकती है। उसने उसे चकित करते हुए कहा, ये भी इसी तरह काम करता है, लेकिन मुझे ये कैसे करना चाहिए? इससे पहले कि उसने अपना वाक्य पूरा कर शानदार उसके तेज दिमाग को याद किया कि कैसे उसने अपने मुंह से उसकी मदद की थी जिससे वह उलझ गई थी। क्या मुझे अपने मुंह का उपयोग करना होगा? क्या कोई और तरीका नहीं है? वह अद्भुत हुई। हालांकि वह स्थिति के प्रति पतली झिझक रही थी, उसके शरीर की प्रकृति विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित थी, यहाँ तक कि वह ये भी अनुभव करना चाहती थी कि एक आदमी का स्वाद कैसा होगा। और धीरे धीरे उसके शरीर में महिला हार्मोन उसके दिमाग पर हावी हो गई, जिससे उसका मुंह उसकी आंखों के सामने मोती के बट के पास आ गया। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह चाट रही हो। जब उसकी जीभ की नोक ने हॉट स्टिक को स्टॉक किया तो उसके शरीर में तनाव से कांप उठा और उसके दिल में इरादों की तीव्र भावना का विस्फोट हुआ। लू लाइफिन ने अपने हाथों में चिपचिपे मांस के बट के हर इंच को चाटना शुरू कर दिया और जल्दी से पूरी चीज को अपनी लार से खींच लिया। हाँ, उसकी तेज बातचीत के कारण कुछ ही देर में उसकी सांस फूलने लगी, जिससे उसे ब्रेक लग गया। हालांकि जब उनका मुंह मोटी लाठी से अलग हो गया तब भी उनकी नज़र उस पर टिकी रही, जो उनकी टैटू वाली उपस्थिति में टिकी हुई लग रही थी। जब उसकी सांसें वापस आई तो उसका मुंह फिर से इलाज के पास पहुंच गया। सू यांग, जो अभी भी अपनी आंखें बंद करके चमकदार पर आराम कर रही थी, अचानक उसे अपने छोटे भाई से कुछ गर्मजोशी और तीव्र आकर्षण महसूस हुआ। उसने अपनी पूरी मोटी बिल्ली और लू लिन की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, जो अपनी पूरी मोटी बिल्ली मुंह में उसके ठूंसने में कामयाब रही थी। लू लिफेन ने अपनी संपूर्ण भाषा को डिजाइन करने के दृश्य में उसे आश्चर्यचकित कर दिया था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक लड़की के रूप में इतनी प्रभावशाली होगी। लू लाइफिन की हरकतें तब रुक गईं जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है। उसका मुंह भर गया और उसे अपने गले में भी ढांचा महसूस हुआ। हालांकि इतनी मजेदार कुछ करने के बावजूद उसके शरीर में आराम की भावना थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ऐसी हरकतें उसके लिए स्वाभाविक थीं। जल्द ही उसने अपना सिर ऊपर नीचे झुकाना शुरू कर दिया, जिससे छोटे कमरे की गड़गड़ाहट की आवाजें भर गईं। जब लू लाइफेन ने सुयान की गहराई और गहरी मुख सेवा की तो उन्होंने उसे एक अजीब दृश्य से देखा। यह एक ऐसी अभिव्यक्ति थी जो तब होती थी जब उनकी क्षमताएं पार हो जाती थीं। जहां तक लू लाइफिन का सवाल है, वह इस बार अपनी जागृत इच्छाओं को लेकर पूरी तरह से झुक गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह चेतन अवस्था में है। समय तेजी से चला और उसे पता ही नहीं चला कि आधा घंटा चुका दिया गया था। इस दौरान लू लाइफिन को भी समझ नहीं आया कि इतनी सारी ऊर्जा कहाँ से आ रही थी जिसने उसे सुयान के लिंग को लगातार क्रीड़ा की अनुमति दी। वह समय था जब उसकी ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से गायब हो जाए, उसके शरीर में अचानक से अधिक ऊर्जा क्षमता ऐसी दिख रही थी जैसे कि कोई भी चीज़ उसे ठीक होने में मदद कर रही हो। उसे नहीं पता था कि यह सब सुयान का काम था। समय समय पर उसकी ऊर्जा समाप्त होने से पहले उसने अपनी भाषा के माध्यम से और अपने मुंह में अपनी कुछ गहरी की हुई जगहें थीं जिससे उसे ठीक होने में मदद मिली थी। जहां तक ये बात है कि वह उसे ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करने का प्रयास कर रही थी, तो यह आसान था। उन्होंने वास्तव में अपनी गहनता लेकिन गहन गहनता का आनंद लिया, उसे अपने पिछले जीवन के किसी व्यक्ति की याद दिला दी जिसने वास्तव में इस तरह के गहन प्रयास का आनंद लिया था। हालांकि सुयांग ने अपने पिछले जन्म में अपने छोटे भाई से अनगिनत बार चुसवाया था, लेकिन केवल कुछ ही व्यक्ति थे जो इसे अपने मुंह में लेने की हिम्मत करते थे। और लू लाइफिन को देखकर, जिन्होंने आज से पहले कभी भी यौन इच्छाओं में भाग लिया था, ऐसा नहीं किया गया था, ऐसा करने के लिए तैयार किया गया था, उसके पिरामिड को पूरा करने के लिए, वह प्रभावित हुआ। हाँ। 1 मिनट बाद लू लिफेन ने अंततः सर्वसम्मति का निर्णय लिया। फिर उसने सुयांग की ओर देखा, जो आराम से लेटी हुई थी, एक आकर्षक अभिव्यक्ति के साथ रही थी, और कहा, आप अपनी आंखों को कब रिहा करने जा रहे हैं? मैं ये शर्मनाक कार्य अनंत काल से कर रहा हूँ, तुम्हें पता है। लेकिन उसके नाटक के बावजूद वह वास्तव में सिर्फ इस तथ्य से नाखुश था कि वह उसे यांग क्यूई को रिहा करने में सक्षम नहीं था, जबकि वह आसानी से 1 मिनट के भीतर अपने यिंग क्यूई को रिहा कर दिया था। ओह, मैं इसके बारे में लगभग भूल ही गया था, वह चिल्लाते हुए बोली।
आनंद की कला में ईश्वर जैसे कौशल वाले किसी व्यक्ति के रूप में, यदि वह अपनी यांग क्यूई को शामिल नहीं करना चाहता है, भले ही वह आनंद महसूस कर रहा हो, तो वह इसे आसानी से जब तक छोड़ तब तक रोक कर रख सकता है। और यह उनके शरीर पर पूर्ण नियंत्रण है जो सुयांग को प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के हर अन्य शिष्य से अलग करता है, यहाँ तक कि सामान्य रूप से अन्य पुरुषों से भी। यांग क्यूई के साथ उसका नियंत्रण पूर्णता से परे और लगभग असीमित था, जबकि बाकी सभी लोगों की संवेदनशीलता के लिए उसे मजबूर होने से पहले इसे केवल कुछ मिनट तक ही रोक दिया गया था। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी यांग क्यू को अभी रिलीज कर दूं? भले ही आप अभी भी खुद को डेट करने में इतनी देरी कर रहे हों। एक बार जब मैं इसे रिलीज कर दूं, तो हम खत्म हो जाएंगे और आप खुद ही पूरी तरह से एक दूसरे से मिलने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। तुम ऐसे करते हो जैसे तुम इस दुनिया में एकांत आदमी हो। बिना भी मैं आज के बाद खुद को विश्वास कर पाऊंगा, लू लिफेन ने कहा। सुयांग ने अपने शब्दों पर मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, अगर तुम यही चाहते हो। इंतजार, लू लिफेन अचानक चिल्लाया। मेरे शब्दों के बावजूद जब तक हम आज पहले से ही यहाँ हैं, तो मैं खुद को पूरी तरह से समझ सकता हूँ, है ना? आखिरकार मेरे परिवार ने मुझे आज यहाँ बुलाया है, इसके लिए भारी कीमत चुकाई गई है। उसके बारे में प्रोफाउंड ब्लॉसम सेक्ट उन सभी को वापस लाएगा जो उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए भुगतान किया था, सुयांग ने उसे आश्चर्यचकित करते हुए कहा। क्या वे ऐसा क्यों होंगे? लू लाइफेन ने समाचार से चकित प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा, छोटी छोटी बातों पर कभी ध्यान न दें। वैसे भी आप अभी भी क्या जारी रखना चाहते हैं, या हमारे नतीजे खत्म हो गए हैं? निस्संदेह हम यहाँ समाप्त नहीं हुए हैं, और हम तब तक समाप्त नहीं होंगे जब तक मैं तीरंदाज यांग क्यूई को रिक्शा करने में सक्षम नहीं कर पाता, क्योंकि यही मेरा मूल इरादा था। एक बार जब मैं लंबे समय तक किसी चीज़ का अनुभव करता हूँ और वह बंद हो जाता है, तो अगर आप उस पर वापस आते हैं तो मुझे खुश करना और भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर कहा। उद्धरण चिन्ह। लू लिफेन ने विचारशील भाव से अपनी ओर देखा। एक और क्षण के बाद उसने कहा, मेरे पास अभी भी अन्य जगहें हैं जहां मैं आपको खुश कर सकता हूं, आप जानते हैं। उसने अपनी आकृतियां अंकित की और अपना भीगा हुआ स्मारक उसे दिखाया। सुयांग ने कहा, क्या आप निश्चित हैं? क्या मुझे एसेट खुद को डबलना होगा? क्या तुम भी एक आदमी हो? उसने चुटीले मॉडल में जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह। उनके शब्दों पर सुयांग के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई, और जब लू लिफेन ने यह देखा तो उनके शरीर पर एक भयानक एहसास से कांप उठा। बहुत अच्छा, मैं मजबूत तस्वीरें दिखाता हूं कि जब हम एक जैसे दिखते हैं तो तुम्हें ऐसी लड़की के सामने इतना निल्स क्यों नहीं होना चाहिए। फिर वह खड़ी हुई और अपने सारे कपड़े उकेरते हुए लू लाइफिन को अपनी बेदाग छवि से चकाचौंध कर दिया। तुम्हें भी पेंटिंग जारी करनी चाहिए क्योंकि यह एकमात्र रास्ते में आ रहा है, उन्होंने शांत लेकिन दबंग स्वर में कहा। लू लाइफिन ने जबरदस्ती अपनी लार निगल ली, सोच रही थी कि उसने खुद को क्या खा लिया है। बहुत धीरे सुयांग की भुजाएं अचानक फट गईं और एक पल के लिए उसकी बगल से गायब हो गई। लू लाइफिन को लगा कि उसका वैज्ञानिक प्रकाश प्रभाव हो गया है, इसलिए उसने नीचे देखा। क्या? उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके लगभग सारे कपड़े गायब हो गए थे। उसकी पोशाक चोरी हो गई थी, और यहाँ तक कि उसके स्तनों के लिए कांटा भी गायब हो गया था। इस समय उसके शरीर पर केवल अजीब बेहोशी का एक टुकड़ा था जिससे उसकी विशालकाय का आकार पता चल रहा था। लू लिफेन ने फिर वह चीज़ देखी जो सुयांग की पकड़ में थी, और निश्चित रूप से यह उसके कपड़े थे। वह उसे एक पल में लगभग नग्न करने में कैसे सफल हुई? अरे, उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसका निर्वस्त्र कर दिया गया है, जबकि उसने ये सब अपनी आंखों के सामने देखा था। आप कैसे? इससे पहले कि वह कुछ और शब्द भी कह सके, सुयांग ने उस पर नजर डाली और खूबसूरती से उसकी आंखों में घूरने लगा। और उसकी पीठ के आंचल को अकड़ने के ठीक बाद लू लिफेन को अपने पैरों पर हवा का झटका महसूस हुआ। यदि उसे शिक्षण ले जाया जाए तो वह इस समय सिर से पैर तक पूरी तरह नग्न थी। आखिरी चेतावनी, उसने कहा। स्थिति से थोड़ा चकित महसूस करने के बावजूद लू लिफेन ने फिर से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार। तुम सच में एक पंजी हो। है। इससे पहले कि लू लाइफिन ने अपना वाक्य पूरा कर लिया, उन्हें लगा कि उनके बीच के गुलाबी भाग के माध्यम से कोई बहुत बड़ी और लंबी चीज उनके शरीर में प्रवेश कर रही है, और शरीर एक अवर्णनीय आनंद की भावना से भर गया है, जिससे उसके कान को छेदने वाली कराह निकल गया। खून टपक रहा था और सफ़ेद सफ़ेद पर दाग लग गया था, जो बताता है कि लू लाइफिन ने वास्तव में अपना कौमार्य खो दिया था। है। लू लिफेन जोर जोर से कराहती रही क्योंकि उसके शरीर में तेज गर्मी नहीं रुकी। सुयांग ने अपने ईगल को हिलाना बंद नहीं किया, यहाँ तक कि उसे अपने पिछले साथियों की तुलना में अधिक जोर से मारा, फिर भी लू लाइफेन के रामनीय चेहरे पर दर्द का मामूली संकेत भी नहीं था। उसका शरीर बिल्कुल पीछे की ओर मुड़ा हुआ था और उसका पतला शरीर एक पुल की तरह ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। स्पष्ट रूप से उसे सुयांग के साथ अभद्र व्यवहार करने पर कोई दिवास्वप्न नहीं था,
यहाँ तक कि उसकी इच्छा से उसके शरीर को देखकर भी उसे बेहद सुखद लग रहा था। लू लिफेन स्पष्ट रूप से एक ऐसी महिला है जो स्वाभाविक रूप से कुछ हद तक रफ सेक्स का आनंद लेती है, लेकिन वह खुद इस बारे में नहीं पहचान पाई थी। सू यांग को ठीक है, जो आसानी से उसके स्वभाव को समझ गई थी, इसलिए वह ये सामान्य से अधिक रफ सेक्स करने का निर्णय क्यों किया गया। जल्द ही छोटा सा गुफा जैसा कमरा परमानंद की आवाज़ों से गूंज उठा। लू लिफेन के पूरे शरीर में विष्णव रीछ पुट, उसका खून जोश से जल रहा था और उसके शरीर से बुरी तरह टकराने वाली खुशियों की लहरों से सारा उसका विवेक बह गया। धीरे धीरे वह आनंद का गुलाम बन गया। आह आह आह, और तेज और जोर से आह आह। समय धीरे धीरे खत्म हो गया, जैसे जैसे दोनों आनंद में डूब गए, और लू लाइफिन को पता ही नहीं चला। चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस में प्रवेश करते हुए कई घंटे बीत गए। इस समय के दौरान उसके गुलाबी छेद ने स्वाभाविक रूप से सू यांग की छड़ी के फ्रेम को पूरी तरह से फिट करने के लिए खुद को आकार दिया। दोषरहित तरीके से खुद को उसके चारों ओर लपेट लिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे दोनों एक दूसरे का पूरा आनंद ले रहे थे। हाँ हाँ आह, लू लाइफिन ने अनगिनत समय के लिए अपनी यिन क्यूई को मुक्त करते हुए विलाप किया। इस पूरे समय के दौरान सू यांग ने अपनी गहनता क्यूई को अपने निकटतम स्थानांतरण जारी रखा। समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे उनका सत्र और अधिक गहनता हुई, उनकी ऊर्जा पुनः प्राप्त हो गई। लेन लिक्विन के साथ अपनी दोहरी साधना के विपरीत, जो ट्रू स्पिरिट दायरे में कल्टीवेटर थी, लू लाइफिन केवल गहन आत्मा दायरे में थी, इसलिए उसकी ऊर्जा बेहद सीमित थी। यदि सू यांग का निरंतर समर्थन नहीं होता तो उसका शरीर और आवाज़ दोनों बहुत पहले ही खत्म हो चुके होते। और अधिक 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 टिल्ड, लू लिफेन ने और अधिक की भीख मांगी और दोनों ने बिना रुके खेती करना जारी रखा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस के बाहर मेहमानों से लेकर प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के शिष्यों तक हर कोई उस कक्ष को देख रहा था जिसमें सू यांग और लू लिफेन ने इस समय प्रवेश किया था। उनका मन सदमे और विस्मय से भर गया था। वे कितने समय से अंदर हैं? भीड़ में से किसी ने पूछा। ओह, वे कार्यक्रम की शुरुआत से ही वहाँ हैं और ये लगभग समाप्त होने वाला है। वे अंदर क्या कर रहे हैं? निश्चित रूप से उन्हें खत्म होने में इतना समय नहीं लगना चाहिए। क्या वे शायद अंदर सो गए थे? उन दोनों ने मूल रूप से इस एक कमरे को लगातार 2 दिनों के लिए अपने लिए बंद कर लिया, जिससे बाकी सभी के लिए कुल कमरे में एक कमरा कम हो गया। कितनी बेशर्मी है! जबकि मेहमान आश्चर्यचकित थे कि सू यांग और लू लिफेन को वापस आने में इतना समय क्यों लग रहा है, प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के शिष्य प्रवेश द्वार की ओर घूरते रहे। यहाँ तक कि लियू लांझी भी गंभीर भाव से देख रहे थे। प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के शिष्यों के रूप में वे सभी जानते थे कि चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस कुछ हद तक कैसे कार्य करता है। इन कोर्ट के एक शिष्य ने दूसरों से कहा, चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस लोगों को वहां सोने की इजाजत नहीं देता है और अगर उनमें से कोई 1 घंटे से अधिक समय तक सो जाता है तो भी यह स्वचालित रूप से अपना प्रवेश द्वार खोल देगा। और वे साधना किए बिना अंदर निष्क्रिय नहीं रह सकते, क्योंकि यदि उनमें से कोई भी 5 घंटे के भीतर क्यूई जारी नहीं करता है तो चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस भी स्वचालित रूप से खुल जाएगा। दूसरे ने कहा, तो उनके बाहर न आने का एकमात्र कारण यह है कि उनमें से एक ने अंदर जाने के बाद से अभी तक अपनी क्यूई जारी नहीं की है। क्या असंभव? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई भी इतने लंबे समय तक सहन कर सके। पूरे 2 दिनों तक ये शारीरिक रूप से असंभव है। बू वेई ने अविश्वास में जोर से कहा। वह अकेला नहीं था, हर दूसरा शिष्य, यहाँ तक कि लियू लांजी भी इस समय संदेह महसूस कर रहा था। हमारे साथ रहने के दौरान शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद उस लड़के सू यांग ने अपनी आंख क्यूई को छोड़ दिया। तो क्या ये वही युवा महिला हो सकती है जिसके कारण वे अभी भी अंदर हैं? लियू लांझी ने विचार किया। हालांकि उसे जल्द ही यह कारण और भी कम लगने लगा, क्योंकि उसने पहले स्वयं उसकी दिव्य तकनीकों का अनुभव किया था। लियू लांझी ने मन में सोचा, सू यांग के लिए इस युवा महिला को संतुष्ट करने में असमर्थ होना असंभव है, जो स्पष्ट रूप से एक युवती है, जबकि उसकी तकनीकों ने मेरे अनुभवी शरीर को भी आसानी से जीत लिया है। वे अंदर क्या कर रहे हैं? हर कोई कुछ गरीब व्यक्तियों को छोड़कर बाहर इंतजार कर रहा है। पहले से ही चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस के अंदर अपना अनुभव प्राप्त कर चुका है, इसलिए केवल सू यांग और लू लिफेन को ही अपना सत्र समाप्त करना है। हाँ, ली जियाओ मो ने स्थिति पर आह भरी। पिछले 2 दिनों में यहाँ लगभग हर अतिथि ने उससे संपर्क किया था, फिर भी उसने बिना कुछ सोचे समझे उन सभी को अस्वीकार कर दिया, इसलिए वह यहाँ उन कुछ लोगों में से एक थी जिन्हें अभी तक चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस में प्रवेश करना बाकी है। तुम अंदर क्या कर रही हो, सू यांग? उसे मन ही मन आश्चर्य हुआ, उसका चेहरा उदासी से भर गया। जब इन कोर्ट के अन्य शिष्यों ने उसकी हालत देखी तो वे लगभग उसके पास जाना चाहते थे और उसे गले लगाना चाहते थे, लेकिन जब वह बुरे मूड में थी तो उसके चरित्र को जानते हुए उनमें से किसी ने भी वास्तव में उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ और मिनटों के इंतजार के बाद चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस से एक गड़गड़ाहट की आवाज़ आई, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों ने अपना सिर घुमा लिया। आखिरकार पूरे 2 दिनों के बाद एकमात्र बंद दरवाज़ा खुला और एक आकृति धीरे धीरे बाहर चली गई। ये वह है, वह अंततः 2 दिनों के बाद बाहर आ गया है, किसी ने उत्साह में कहा।
ये सू यांग था और वह बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। अरे अगर वे उसकी तुलना अब से करें जब वह 2 दिन पहले पहली बार अंदर गया था, तो चाहे वे कितने भी दिखें उनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होगा। उसके कपड़े दाग धब्बे रहित थे और उसके लंबे काले बाल अभी भी उसकी पीठ के पीछे बड़े करीने से बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वह केवल टहलने निकला हो। क्या बकवास है! क्या वह ऐसे व्यक्ति जैसा दिखता है जिसने लगातार 2 दिनों तक सेक्स किया हो? किसी ने जोर से पूछा। इस सवाल पर लोगों ने चुपचाप सिर हिला दिया। अरे वह ऐसे व्यक्ति की तरह भी नहीं दिखता जिसने झपकी ली हो। लगातार 2 दिनों तक सेक्स करना तो दूर की बात है। उनका साफ सुथरा रूप देखकर लोगों का संदेह बढ़ गया और उनकी जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई। पिछले 2 दिनों से उसने अंदर क्या किया? उस युवा लड़की का क्या हुआ जो उसके साथ थी? दूसरे से पूछा। जब किसी ने लू लिफेन के बारे में सवाल किया तो उसके साथ आए बूढ़े व्यक्ति की भौहें गहरी हो गईं। फिर वह भीड़ के बीच से कूद गया और सू यांग के सामने उतर गया। मेरी युवा महिला कहाँ है? उसने अपने चारों ओर डराने वाली हवा के साथ कहा। मुस्कुराते हुए सू यांग ने कहा, वह अब स्वर्ग में आराम कर रही है। जब बूढ़े व्यक्ति ने उसकी बातें सुनी तो उसकी अभिव्यक्ति एक पल के लिए शून्य हो गई। फिर उसकी आंखें क्रोध से तुरंत लाल हो गईं और एक सच्चे आत्मा क्षेत्र का साधना आधार उसके शरीर के भीतर से फट गया और उसका सिर लाल चेहरे वाले क्रोधपूर्ण गंदगी में बदल गया।